हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो अभी तक हमने HTML और CSS के इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर अप कर लिया। ऑलरेडी 2 पार्ट हमारे आ गया और सेकंड वाले पार्ट के अंदर हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट की जो बेसिक चीज़ थी, जावास्क्रिप्ट क्या है, क्यों इसको यूज़ करा जाता है, ये कैसे काम करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैसे काम करती है जावास्क्रिप्ट, वो मैंने प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर कवर अप करा है। पहले आप वो देखना, उसके बाद जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन आज के करना, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली पार्ट 3 है। इसके बाद पार्ट 4 आएगा जिसके अंदर हम बेसिकली इसके टेक्निकल क्वेश्चन कवर अप करेंगे, ठीक है। तो इसके आज वाली वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने वो सारे क्वेश्चन कवर अप करे हैं जो पर्सनली मेरे इंटरव्यू के अंदर मुझसे पूछे गए थे, जो मेरे कोलीग्स के इंटरव्यू में पूछे गए थे, फ्रंट एंड के इंटरव्यू के अंदर। ओके, तो एंड ऑफ द वीडियो में आपको श्योरिटी देती है, एंड ऑफ द वीडियो यू फील कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स द जावास्क्रिप्ट। आपको फुल कॉन्फिडेंस फील होगा कि आप जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू को क्लियरली ईजिली कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेगी। डिवाउंसिंग, थ्रोटलिंग, क्लोजर है, कॉल अप्लाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज़ होस्टिंग, क्या होती है होस्टिंग? बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर होता है जहाँ पे आपने जितने भी वेरिएबल, मतलब आपने जो कोड लिखा उसके अंदर जितने भी वेरिएबल होंगे या फिर फंक्शन डेक्लेरेशन होगी, वो सभी टॉप पे मूव कर जाएंगी ऑफ देयर स्कोप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। मतलब आप जब अपने कोड को एग्जीक्यूट करोगे उस कोड के अंदर जितने भी आपके वेरिएबल होंगे और फंक्शन होंगे वो टॉप में मूव कर जाएंगे। ओके, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? होस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं, लेट, वेर और कॉन्स्ट, जितने भी वेरिएबल आपने इनके साथ डिक्लेयर करे होते हैं वो होस्टेड होते हैं, बट उनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। और आपके जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, नॉर्मल फंक्शन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, वो भी होस्टेड होते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू पूछे कि आपके जो एरो फंक्शन है वो भी आपके होस्टेड होते हैं, देन वो हमारे होस्टेड नहीं होते हैं। ओके, तो होस्टेड का मतलब मैं सिंपल भाषा में भी आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने जो वेरिएबल लिखा है वेर ए इज इक्वल टू 10, देन इसको मैं डिक्लेयर करने से पहले, मतलब मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा इसको, तो मैं इसको पहले यहाँ पे ऐसे कंसोल डॉट लॉग करवा के इसकी वैल्यू को गेट कर सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये वैल्यू देगा अनडिफाइंड की, ठीक है। बट मुझे ये ऐसा नहीं देगा, ऐसे आउट ऐसी मतलब एरर नहीं देगा कि आपका वेरिएबल मतलब डिक्लेयर नहीं करा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे मुझे कोई एरर नहीं देता, बट मुझे वहाँ पे अनडिफाइंड की एरर देता है, लेट के साथ अलग देता है, ठीक है जी। इसका क्या मतलब होता है डिक्लेयर का? कि जब भी आप कोड एग्जीक्यूट करते हो, ड्यूरिंग द कोड एग्जीक्यूशन जो आपका वेरिएबल है वो आपका मेमोरी के अंदर ऐसे मूव कर जाता है, ठीक है। उसकी वैल्यू नहीं जाती है वहाँ पे, बट वो आपका मेमोरी के अंदर पता चल जाता है कि इस नाम का कोई वेरिएबल है। इसलिए मुझे ये एरर नहीं देता, जब भी मैं उसको डिक्लेयर करने से पहले एक्सेस करने का ट्राई करती हूँ तो मुझे ये एरर नहीं देता कि आपका वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करा हुआ है। ओके, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने टॉप 5 जो होस्टिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन है वो भी उसके अंदर कवर करे हुए हैं। उसको आप आई बटन के क्लिक पे चेक कर सकते हो और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, वहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द होस्टिंग। इसके लिए आप मेरी वो डिटेल वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है? इसके अंदर सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करा जाता है, और जब आप ट्रिपल इक्वल टू की बात करते हो दैन उसके अंदर आपकी वैल्यू प्लस टाइप को चेक करा जाता है। इसका क्या मतलब है? लाइक अब मेरे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है, मेरे पास 5 स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर मैं इसको डबल इक्वल टू के साथ लिखती हूँ, इक्वल टू 5, इसकी जो टाइप है वो है स्ट्रिंग, और इसकी टाइप क्या है मेरे पास, मतलब डाटा टाइप क्या है इसकी, है इंट। तो मुझे डबल इक्वलिटी के साथ वो ट्रू रिटर्न करता है कि दोनों जो वैल्यू है वो इक्वल है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करा जाता है, ठीक है। जब मैं इसी चीज़ को किसके साथ करती हूँ, ट्रिपल इक्वल टू के साथ करती हूँ, देन वो देखता है कि उसकी टाइप क्या है। जैसे इसकी टाइप स्ट्रिंग है, इसकी टाइप इंट है, इन दोनों की टाइप मैच नहीं कर रही है, देन वो मुझे क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, अगर आपका जो कोड है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करा है कि आपने टाइप भी वहाँ पे चेक करनी है, देन आपने वहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू का यूज़ करना है। ओके, अगर आप टाइप को चेक नहीं कर रहे हो, सिर्फ वैल्यू को चेक कर रहे हो, तब ना आप डबल इक्वल टू का यूज़ करना है। ओके, वहाँ पे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। ये कर लेना अच्छे से। होस्टिंग के क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हमारे डबल इक्वल ट्रिपल इक्वल टू, बट इसके बारे में मोस्टली स्टूडेंट को पता होता है, जो मैंने सिर्फ आपको रिमाइंड करवाने के लिए यहाँ पे ऐड करा है। ओके, तो वीडियो में बने रहें, एंड में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन और भी सीखने को मिलेंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डाटा टाइप। डाटा टाइप बेसिकली आपकी दो तरह की होती है। एक होती है परमिटिव, एक होती है आपकी नॉन परमिटिव डाटा टाइप,
ठीक है। इसके बीच में इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन ही पूछता है प्रिमिटिव वर्सेस नॉन प्रिमिटिव, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। बेसिक हमारी प्रिमिटिव में आप आ जाते हैं जिसके अंदर आप सिंगल वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो, जैसे स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल एंड बिगिन। इसके अंदर ये क्वेश्चन भी आपका बनता है नल वर्सेस अनडिफाइंड, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपने देख लेना है, नल वर्सेस अनडिफाइंड। ओके। तो बेसिकली जो नल होता है उसको हम इंटेंशनली असाइन करी जाती है वैल्यू डेवलपर द्वारा, इस इन दोनों का मतलब नो वैल्यू ही होता है, बट जो हमारी नल है वो इंटेंशनली हमारी वैल्यू असाइन करी जाती है। जो अनडिफाइंड है, जब हमने क्या करा होता है, वैल्यू को अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करा होता है बट उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करी होती है, देन हमें वो अनडिफाइंड की एरर देता है। ओके। तो ये आप एक बार देख लेना इसको। ठीक है। तो इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि डाटा टाइप्स प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस होता है वो, और इसके अंदर एक और चीज़, नॉन प्रिमिटिव के अंदर जो आपकी वैल्यूज आती है वो आती है आपकी ऑब्जेक्ट, एरे एंड फंक्शन। ओके। जो हमारी नॉन प्रिमिटिव के अंदर होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। डाटा स्टोर जो प्रिमिटिव होते हैं, स्ट्रिंग, इंट, नल, बुलियन एक्सेट्रा, इसके अंदर हम सिंगल वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर हमारे पास एरे होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फंक्शन होता है, इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। ओके। तो प्रिमिटिव के अंदर जो भी आपकी इसकी मेमोरी होती है वो स्टैक होती है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, हीप होता है। ठीक है। हीप मेमोरी के अंदर वैल्यू स्टोर होती है। तो प्रिमिटिव के अंदर जो कॉपी करी जाती है वो वाई वैल्यू के द्वारा की जाती है, और नॉन प्रिमिटिव के अंदर वाई रेफरेंस के अंदर करी जाती है, क्योंकि मेरा एरे किसके साथ डील करता है, हमारी रेफरेंस के साथ डील करता है। ठीक है। क्योंकि जो भी हम वैल्यू को चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, तो उसकी रेफरेंस के हिसाब से हम उसको चेंज अपडेट करते हैं, और नया एरे जब बनाते हैं तो उसकी रेफरेंस अलग होती है सभी एरे की। ठीक है। तो वो किसके हिसाब से कॉपी करता है, रेफरेंस के हिसाब से करता है। म्यूटेबल मतलब कि आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है, प्रिमिटिव की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है। इम्यूटेबल होता है, नॉन प्रिमिटिव को हम इजिली चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी नंबर, स्ट्रिंग, और नॉन प्रिमिटिव की ऑब्जेक्ट एंड एरे। इसको कर लेना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इंटरव्यू आपसे पूछता है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, कॉपी का। ठीक है। ये दो चीज़ें, कॉपी और म्यूटेबल। ठीक है। परमिटिव हमारे इम्यूटेबल होते हैं, नॉन परमिटिव हमारे म्यूटेबल होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फंक्शन। ये बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर, आपका रिएक्ट के अंदर, नोड के अंदर, फंक्शन हर जगह आपके यूज़ होते हैं। ठीक है। तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है, आपका रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो आपके कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन के अंदर लाइक आप ऐसे लिख सकते हो, जो आपका फंक्शन होता है उसके साथ आपका फंक्शन का कीवर्ड, जो नॉर्मल फंक्शन की बात करेंगे मैं। ठीक है। अभी तुम्हारे एरो फंक्शन वगैरह भी आ गए जिसके अंदर हम फंक्शन कीवर्ड का यूज़ नहीं करते, लाइक दिस। तो उसका सम, ये हमारे फंक्शन का नाम है, ये ए बी, उसके अंदर जो मेरे पैरामीटर है वो है। ठीक है। ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं अपना रिजल्ट वगैरह शो करवा सकती हूँ, जैसे मुझे कंसोल डॉट लॉग करवाना है ए प्लस बी को, लाइक दिस। ओके। तो यहाँ पे मुझे इस फंक्शन को, अगर मुझे इस फंक्शन को रन करना है, देन मुझे इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। इसके अंदर मेरे दो पैरामीटर, तो मुझे यहाँ पे दो आर्गूमेंट भेजने पड़ेंगे, लाइक सॉरी, तो यहाँ पे मुझे दो आर्गूमेंट भेजने पड़ेंगे, लाइक 10 और 20। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हमारा फंक्शन कॉल हो जाता है। अगर आप होस्टिंग की बात करेंगे, इसके अंदर ही हमारे नॉर्मल फंक्शन की बात कर रही हूँ। ठीक है। नॉर्मल फंक्शन हमारे होस्टेड होती है। अगर मैं इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख के एक्सेस करने का ट्राई करती हूँ, तब भी मेरा जो फंक्शन चलेगा, तब भी मेरा जो फंक्शन चलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अगर मैं ऐसे ही एरो फंक्शन के साथ करती हूँ कि एरो फंक्शन मैं यहाँ पे ना कॉल करके ऊपर कॉल करती हूँ, दैन वो मुझे एरर देता है। ठीक है। बट नॉर्मल फंक्शन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, सॉरी, यहाँ पे फंक्शन, इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो आपने ये वैल्यू भेजी है ना इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं आर्गूमेंट। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेसिकली। ठीक है। और जहाँ पे जो आप वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ओके। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आता है एरो फंक्शन। ठीक है। एरो फंक्शन आर द शॉर्टेस्ट सिंटैक्स ऑफ राइटिंग द फंक्शन, कि आपका जो आप फंक्शन लिखते हैं, जैसे फंक्शन कीवर्ड का यहाँ पे आपने यूज़ करा, फिर फंक्शन का नाम लिखा ए बी। ठीक है। उसके अंदर पैरामीटर वगैरह पास करें, तो एरो फंक्शन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। उसके अंदर जस्ट आप ऐसे करके अपने फंक्शन को बना सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे
ए, ये मेरे पैरामीटर हैं, इसके अंदर मैं जस्ट इसको सिंगल लाइन के अंदर भी लिख सकती हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, ऐसे भी करवा सकती हूँ। ठीक है, जैसे जैसे सिंपल सिंटैक्स होता है जिसके अंदर मेरे पास क्या होता है, एरो का यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपने याद रखना है, ये हमारा होस्टेड नहीं होता है और इसका खुद का दिस नहीं होता है। दिस कीवर्ड इसके अंदर छोटे, इसके अंदर काम नहीं करता है अच्छे से। ठीक है, तो इसका खुद का जो एरो फंक्शन होता है, इसका खुद का दिस नहीं होता है। ठीक है, जो मेन पॉइंट होता है जो आपने बताना होता है, और जो हमारे नॉर्मल फंक्शन होते हैं इसका खुद का दिस होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है दिस कीवर्ड का। ठीक है, अब हम दोनों जो हमारे एरो फंक्शन थे और हमारे फंक्शन थे नॉर्मल फंक्शन, दोनों की वैल्यू भी हम दिस के साथ करेंगे। ठीक है, जो हमारा दिस है बेसिकली ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट को रेफर करता है दैट इज करेंटली एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन। आपका जो दिस है वो उस वाले फंक्शन, उस वाले ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जो आपका करेंटली क्या हो रहा है, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में आपकी हेल्प करता है। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है, आपने एक वेरिएबल बनाया है यूज़र, जिसके अंदर आपने नेम रखा है जॉन, उसके बाद आपने ये फंक्शन बनाया है। ठीक है, ग्रीट नाम का, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम, जहाँ पे देखो ये आपका जो अभी देखो यहाँ पे यूज़र डॉट ग्रीट करा है ना मैंने, इसके साथ जो इसका करंट ऑब्जेक्ट है उसको कॉल करने का मतलब इस फंक्शन को कॉल करने का यूज़ करा है। बट देखो यहाँ पे मेरा नॉर्मल फंक्शन यूज़ हुआ है, देन इसको अनोनिमस फंक्शन बोलते हैं हम। अनोनिमस फंक्शन बोलते हैं क्योंकि इसके साथ नाम नहीं है, कोई भी इस फंक्शन का नाम नहीं, तो उसको अनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, देन ये दिस क्या करेगा, जो उसका ये वाला नेम है, ठीक है, करंट जो ऑब्जेक्ट हमारा यूज़ हो रहा है उसकी वैल्यू को गेट करेगा। तो इसकी आउटपुट मेरे पास जो आएगी वो आएगी जॉन। क्या आएगी, जॉन आएगी इसकी आउटपुट। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे यूज़ हुआ है तो अपने जो करंट जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, ऐसा ही मेरे पास, बट मेरा एरो फंक्शन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। देखो अब मेरा एरो फंक्शन बन गया है, जो मेरा नॉर्मल फंक्शन था यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉर्मल फंक्शन था, अब मेरे पास जहाँ पे एरो फंक्शन है। ठीक है, देखो जहाँ पे एरो का यूज़ हो गया, एरो फंक्शन है। अब ये मेरे इस वाले जो इस वाला जो वेरिएबल है उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे पास जो एरो फंक्शन है इसका खुद का दिस नहीं होता है। ठीक है, इसका खुद का दिस नहीं होता है, देन यहाँ पे मुझे ये अनडिफाइंड की एरर एरर दे सकता है, अनडिफाइंड रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी इसके साथ। ये इंटरव्यू आपसे ये चीज़, ये क्वेश्चन आपको आउटपुट वेस आपसे ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है यहाँ पे अगर आपके पास नॉर्मल फंक्शन है देन तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी, अगर आपने यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ करा है देन आपके पास अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसके अंदर यूज़ करी जाती है वो होती है क्लोजर। ठीक है, क्लोजर क्या होती है, क्यों यूज़ करे जाते हैं, इसकी एक एग्जांपल दो, वो आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएंगे। ठीक है, क्लोजर बेसिकली क्या होता है, एक फंक्शन होता है। क्लोजर इज व्हेन अ फंक्शन, बेसिकली क्लोजर क्या है, जब आपका एक फंक्शन रिमेंबर्स अ वेरिएबल फ्रॉम इट्स आउटर स्कोप इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन है, आउटर नाम लिख लेते हैं इसका हम, लाइक दिस। इसके अंदर एक वेरिएबल है काउंट नाम का, जिसको मैंने 0 से इनिशलाइज करवा लिया। उसके बाद मेरे पास एक ये मुझे रिटर्न करता है एक फंक्शन इनर नाम, लाइक दिस। अब देखो कि मैं इस काउंट वाला जो वेरिएबल था इसको यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रही हूँ और मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवाती हूँ काउंट को। ठीक है, लाइक दिस। और उसके बाद हम इसको ख़त्म कर देते हैं और अपना जो आउटर फंक्शन है इसके एग्जीक्यूशन को ख़त्म कर देते हैं। कॉन्स्ट, यहाँ पे आप अपने क्लोजर फंक्शन इज इक्वल टू आउटर, लाइक दिस लिखने के बाद देखो मेरा यहाँ पे जो मेरा आउटर फंक्शन है उसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे ख़त्म हो गई, बट स्टिल मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ इसकी हेल्प से। ठीक है, इसकी हेल्प से मैं स्टिल यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि मेरा आउटर फंक्शन की जो एग्जीक्यूशन है यहाँ पे ख़त्म हो गई है, बट स्टिल मैं इसके वेरिएबल है, जो आउटर फंक्शन के वेरिएबल है, ये वाले वेरिएबल है, इसको एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, उसको बेसिकली जो इनर फंक्शन होता है वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल को याद रखने का काम करता है, इवन जो आपका आउटर फंक्शन है उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, क्लोजर बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये आपका प्राइवेसी में आपकी हेल्प करता है, जब आपने डाटा की प्राइवेसी करनी होती है
तो वहाँ पे आपकी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, इनकैप्सुलेशन में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो क्लोजर वहाँ पे आपके यूज़ होते हैं जब भी आपने अपने जो वेरिएबल्स है उनको प्राइवेट रखना होता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। इसके बेस पे आपको बहुत डेप्थ तक चीज़ें पूछी जाती है और इसके एडवांस चीज़ें भी इसके अंदर से पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन इज कोलबैक फंक्शन। इसमें से बहुत से इंटरव्यू क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, बहुत एडवांस लेवल पर बहुत डेप्थ में पूछी जाती है ये चीज़। ये क्या होता है, बेसिकली एक फंक्शन होता है, इसके अंदर जो फंक्शन है एज अ आर्गूमेंट पास करा जाता है किसी अनदर फंक्शन के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक फंक्शन है ग्रीट नाम का। ठीक है, और मेरे पास एक फंक्शन है सेव आई नाम का। ठीक है, इस फंक्शन को, जो मेरा ये फंक्शन है ना सेव आई को, इसको एज मैं यहाँ पे आर्गूमेंट पास कर रही हूँ इस वाले फंक्शन के अंदर, ग्रीट के अंदर सेव आई को एज अ आर्गूमेंट मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास दो पैरामीटर, मेरे आर्गूमेंट यहाँ पे जा रहे हैं, तो नेम और कॉल बैक मेरा फंक्शन है सेव आई वाला। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे कॉल कर रही हूँ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं, जिसमें आपका जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन आपका एज अ आर्गूमेंट जा रहा है किसी अनदर फंक्शन के अंदर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉलबैक फंक्शन। तो कॉलबैक के अंदर हमारे पास एक टर्म आती है कॉलबैक हेल। ठीक है, बेसिकली जो आपकी कॉलबैक फंक्शन है वो आपके असिंक्रोनस टास्क को हैंडल करने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, अब असिंक्रोनस टास्क के होते हैं उसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वाली वीडियो को देखना पड़ेगा। ओके, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक, और आप आई बटन के क्लिक पे भी जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद मेरे पास आती है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कॉलबैक हेल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉलबैक है असिंक्रोनस टास्क को हैंडल करने में आपकी हेल्प करता है। तो वहाँ पे हमारे पास कॉलबैक हेल बनती है, जिसको कॉलबैक हेल हैपन्स व्हेन अ मल्टीपल असिंक्रोनस ऑपरेशन आर नेस्टेड इनसाइड अदर यूजिंग अ कॉलबैक दी मेकिंग द कोड हार्ड टू रीड एंड मेंटेन। ठीक है, बेसिकली कॉलबैक हेल क्या होते हैं, इसके अंदर मल्टीपल असिंक्रोनस जो टास्क होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, वो एक दूसरे के अंदर होते हैं। ठीक है, ईच अदर्स यूजिंग कॉलबैक्स, हर कोई कॉलबैक को यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, जो कोड होता है उसको रीड और मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लाइक जो आपका जो फंक्शन है गेट यूज़र, गेट ऑर्डर्स, गेट ऑर्डर डिटेल्स, जैसे आपके ये फंक्शन है, देखो हर फंक्शन के अंदर, देखो ये आपने फंक्शन भेजा है यूज़र का, उसके अंदर यूज़र आईडी फंक्शन, फिर से ऐसे मान लो आपके पास बहुत सारे फंक्शन हैं, आपके पास क्या है, बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, तो आपको इतने कितने सारे ऐसे फंक्शन भेजोगे। ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या होगा, जो भी जितने भी आपके फंक्शन के अंदर अनदर फंक्शन, उसके अंदर अनदर फंक्शन, उसके अंदर अनदर, बहुत सारा नेस्टेड बन जाता है वो। ठीक है, जो कोड को थोड़ा मैसी और जिसको हमें समझना और मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल बैक होल हेल बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास नेस्टेड कॉल बैक्स होती हैं, फंक्शन के अंदर कॉल बैक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल बैक हेल बोलते हैं। तो इसको बेसिकली इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या होती है, तो कोड मैसी हो जाता है हमारा, और हार्ड टू मेंटेन एंड क्या हो जाता है, रीड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको। ओके, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आती है प्रोमिसेस। ठीक है, तो प्रोमिसेस सोल्व करती है हमारी कॉलबैक हेल को। प्रोमिसेस बेसिकली रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट मे बी अवेलेबल नाउ लेटर और नेवर। प्रोमिस अलो अस टू चेन, बेसिकली जितनी भी आपकी ये चीज़ें थी इन सभी को चेन के अंदर बनाने का काम करती हैं, चेन असिंक्रोनस ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ नेस्टिंग दैम। वो ऐसे नेस्टिंग नहीं करती है उन सभी की, तो उनको एक चेन के अंदर रखते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले गेट यूज़र है। ठीक है, तो उसने उसके बाद यहाँ पे अपने गेट यूज़र, पहले यूज़र का फंक्शन है, उसके बाद आपके इसी के अंदर देखो देन की हेल्प से यहाँ पे जितनी भी चेनिंग होती है, अपने याद रखना है, प्रोमिसेस के अंदर जो चेनिंग होती है वो देन से होती है। ठीक है, प्रॉमिस चेनिंग बोलते हैं इसको अंदर, देखो गेट, उसके बाद हमारे ऑर्डर है, डिटेल है, उसके बाद आप यहाँ पे ये कैच हमारा एरर हैंडलिंग के लिए। ठीक है, तो जितने भी आपके फंक्शन है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द नेस्टेड कॉलबैक्स, यहाँ पे आपको देन की हेल्प से चेनिंग बना दी जाती है। ठीक है, तो पहले आपका यूज़र का है, उसके बाद आपने यहाँ पे गेट यूज़र, यहाँ पे यूज़र आईडी भेज दी, यहाँ पे आपके ऑर्डर्स किया है, तो वहाँ पे आपने रिटर्न कर दिया गेट ऑर्डर डिटेल, और आपका यहाँ डिटेल का है। ठीक है, तो ये थोड़ा कोड एज कम्पेयर टू कॉलबैक हेल्थ थोड़ा क्या होता है, इजी टू मेंटेन, राइट एंड अंडरस्टैंड करने के लिए ये ईजी होता है। ठीक है, तो कॉलबैक हेल्थ और प्रोमिसेस सिंकवेट, इस पर मैंने ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आप मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हो। ओके,
तो मेरे पास अगला है, इससे भी प्रोमिस से भी अच्छा एक हमारे पास सोल्यूशन होता है असिंक अवेट का, जो हम आजकल यूज़ करते हैं। अगर आपने मेरी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वाली फेच डाटा वाली वीडियोस देखी है रिएक्ट के अंदर, देन वहाँ पे मैंने जब भी डाटा एपीआई से फेच करना, देन वहाँ पे हम असिंक अवेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो असिंक हमारा कीवर्ड फंक्शन के आगे लगता है, एंड जब भी आप अवेट का यूज़ करोगे तो उसके फंक्शन के साथ असिंक का लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा असिंक का वेट है, बेसिकली हमें रिटर्न फंक्शन प्रोमिस ही करता है। जे रिटर्न क्या करता है, हमें प्रोमिस ही करता है, जो इंटरव्यू में पूछा जाती है चीज़, ठीक है। तो देखो इसके अंदर बेसिकली हमें ट्राई एंड कैच यूज़ करते हैं, जैसे हम प्रोमिस के अंदर क्या करते थे, देन का यूज़ करते थे, देन और कैच का यूज़ करते थे, ऐसे ही हम असिंक का वेट के अंदर ट्राई एंड कैच का यूज़ करते हो। तो जो हमारी प्रोमिस थी उसके अंदर क्या हो जाता है, मानो अभी आपके पास सिर्फ 3 फंक्शन, अब मानो आपके पास 100 फंक्शन होंगे तो आपके पास मल्टीपल चेनिंग हो जाती थी, देन चेनिंग हो जाती थी मल्टीपल। तो उसको समझना और कोड हमारा लेंथी हो जाता, थोड़ा मैसी हो जाता था। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम असिंक वेट का यूज़ करते थे, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हम ट्राई एंड कैच का यूज़ करेंगे, उसके अंदर जस्ट आप अपना फंक्शन है उसको वेट की हेल्प से जैसे ऐसे गेट कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, और अंडरस्टैंडिंग करना भी यहाँ पे ईजी होता है, और मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है सिंक वेट के अंदर। ओके, तो इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आप आई बटन के क्लिक पे वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। दिस लुक्स ऑलमोस्ट राइटस सिंक्रोनस कोड एंड क्लीनेस्ट अप्रोच। बेसिकली ये सारी चीज़ आपकी क्या लगती है, सिंक्रोनस कोड की तरह लगती है, ठीक है। कैसे लगती है, सिंक्रोनस कोड की तरह लगती है, बट होती नहीं है, बट होती ये असिंक्रोनस ही है, बट आप लुक वाइज देखोगे तो आपको सिंक्रोनस ही लगेगी, ओके। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद प्रोमिस के बारे में, प्रोमिस रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट एबल हो सकती है अभी भी, बाद में भी आ सकती है, कभी भी नहीं आ सकती। इसके अंदर बेसिकली अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए प्रोमिस का, तो आप बोल सकते हो जो आपके असिंक्रोनस टास्क को हैंडल करने में यूज़ करते हैं, और बेसिकली ये आपके कॉलबैक हेल की जो प्रॉब्लम है उसको रिजोल्व करती है, कॉलबैक हेल की जो प्रॉब्लम उसको रिजोल्व करती है, एंड असिंक्रोनस टास्क के लिए हेल्पफुल होता है। असिंक्रोनस जितने भी ऑपरेशन है वहाँ पे आपका हेल्पफुल होता है, और इसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो अभी भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है, कभी भी नहीं आ सकती। तो इसके अंदर बेसिकली ये 3 स्टेट होती है, एक तो पेंडिंग की, रिजोल्व की और रिजेक्टेड की, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें आपने इसके अंदर याद रखनी है। उसके बाद हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डिवाउंसिंग और थ्रोटलिंग। ये क्वेश्चन आपके फ्रंट एंड के इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से करना, इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आप आई बटन पे क्लिक पे जाके इसको डिटेल में वहाँ पे जाके कर सकते हो, ओके। तो फॉर द नॉलेज डिवाउंसिंग होती क्या है, मान लो आपके पास, आप सर्च कर रहे हो समथिंग, आप सर्च कर रहे हो, तो आपने कीवर्ड लिखा आर। तो पहले क्या होता था, जब आप आर लिखते थे, देन आपकी बैकएंड पे रिक्वेस्ट आती थी, एपीआई रिक्वेस्ट आती थी, एपीआई रिक्वेस्ट आती थी आर को सर्च करने के लिए, ओके। फिर आपने ए लिखा, फिर आर ए के लिए जाएगी, फिर एन लिखा, एन के लिए जाएगी, तो ऐसे आपके पास मल्टीपल रिक्वेस्ट चली जाती थी, ठीक है, सर्वर पे, ठीक है, सिर्फ एक एक वर्ड को सर्च करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या वहाँ पे यूज़ करते हैं, डिबाउंसिंग का यूज़ करते हैं। डिबाउंसिंग क्या करती है, अब आप जब भी कुछ यहाँ पे लिखते हो, तो जब आप कुछ मिली सेकेंड के लिए यहाँ पे पोज लेते हो, लिखते टाइम पोज लेते हो, देन उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रिजल्ट भेजा जाता है, ठीक है। हर आपके वर्ड पे यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं भेजी जाएगी, जब आप कुछ टाइम का पोज लोगे तब मेरे पास, जैसे मैंने आर एन के बाद मैंने अपने आप को पोज करा, देन वहाँ पे मेरे पास वैकेंट पे एपीआई रिक्वेस्ट जाएगी, तो मेरे पास वहाँ पे वैकेंट पे एपीआई की रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, ना कि हर वर्ड में जो लिख रही हूँ उस पर क्लिक पे जाएगी, ठीक है। इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, डिबाउंसिंग बोलते हैं। और यहाँ पे डी आएगा, डिबाउंसिंग लिमिट्स हाउ ओफन अ फंक्शन एग्जीक्यूट, कि आपका फंक्शन कितनी बार, लिमिट आपके फंक्शन के एग्जीक्यूशन को बेसिकली जो लिमिट कर देता है, यूज टू सर्च बार और रिसाइजिंग एलिमेंट के लिए अंदर, ओके। तब यहाँ पे बेसिकली फंक्शन आपका तब एग्जीक्यूट होता है जब यूज़र एक्शन देना बंद कर देता है, ठीक है। जब यूज़र ने एक्शन देने बंद कर दिया, देन आपकी एक बार आपकी बैकएंड पे रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। जब आप कंटिन्यूसली लिख रहे हो तब आपकी कोई भी बैकएंड पे रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी सर्च बार के अंदर, और जब आपने कोई अपनी विंडो को रिसाइज वगैरह करवाना है वहाँ के इवेंट में आपका जो हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर फंक्शन है डिबाउंसिंग का, जिसके अंदर हम फंक्शन और डिले, मतलब कितने टाइम के बाद आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, इसके अंदर टाइमर होता है, जो क्लियर टाइम आउट का मतलब जो आपका प्रीवियस वाला टाइम था उसको क्लियर करने में आपकी हेल्प करता है, ओके। तो बेसिकली हम ऐसे डिबाउंसिंग को यूज़ करते हैं। इसकी आप प्रॉपर एग्जांपल भी देख सकते हो, इंटरव्यू आपको करने को भी बोल सकता है, ठीक है ये चीज़।
उसके बाद आपके पास आता है थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग इंश्योर अ फंक्शन एग्जीक्यूट एट मोस्ट वंस इन अ गिवन टाइम इंटरवल। मतलब कि आप, जैसे आपके पास माउस है आपके पास, आप माउस पे मल्टीपल क्लिक करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, बट उसका टाइम सेट करा होता है कि जो टाइम दिया जाता है उसको, टाइम इंटरवल उसके पास होता है, उस टाइम इंटरवल के अंदर एटलीस्ट एक बार वो अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा, एटलीस्ट वन टाइम अपने आप को उस टाइम पीरियड के अंदर एग्जीक्यूट करेगा। जैसे आप एलिवेटर के अंदर होते हो, एलिवेटर, जहाँ फिर एलिवेटर लिफ्ट के अंदर जब आप होते हो, आप बटन पे, अपने ग्राउंड फ्लोर पे जाना है तो आप मल्टीपल टाइम उस बटन को क्लिक करते जाते हो, क्लिक करते जाते हो, ठीक है। बट उसको, वो इतना उसको टाइम इंटरवल दिया जाता है कि आपको इस 2 मिली सेकेंड के अंदर या फिर 2 सेकेंड के अंदर आपको कम से कम एक बार जहाँ पे क्या होना है, एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो बेसिकली ये टाइम इंटरवल के बीच वेरी करता है। और जो हमारा डिवाउंसिंग है वो बेसिकली आपके फंक्शन को लिमिट कर देता है कि आपने जो फंक्शन है, जब आपको कोई एक्शन मिलना बंद हो जाए उसके बाद ही आपने अपने आप को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके फ्रंट एंड के इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। ओके, तो इसको अच्छे से करना और इसकी एग्जाम्पल भी आप अच्छे से करना। मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है इसकी, तो वो आप आई बटन के क्लिक पे जाके चेक कर सकते हो। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है करिंग। करिंग क्या होती है? बेसिकली करिंग के अंदर जो भी आप फंक्शन वगैरह बनाते हो, रीयूजेबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारा, ठीक है। करिंग कन्वर्ट्स अ फंक्शन विद द मल्टीपल आर्गुमेंट इनटू अ सीरीज ऑफ फंक्शन। माइक, जैसे आपके पास ये फंक्शन है, इसके पास क्या है, मल्टीपल आर्गुमेंट है, ठीक है। जैसे 2 3 है, क्या है यहाँ पे, मल्टीपल, ये आपका फंक्शन का नाम है मल्टीपल, ठीक है। जब फंक्शन है ना आपका मल्टीपल, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉल करा है जिसके अंदर 2 आर्गुमेंट है, 2 और 3। बेसिकली हम आर्गुमेंट ऐसे भेजते हैं ना, तो यहाँ पे हमने अलग अलग भेजा है। तो यहाँ पे जो आपने आर्गुमेंट भेजे हैं उसको मल्टीपल फंक्शन के द्वारा हैंडल करा जाता है। जैसे देखो, पहले ये 2 है तो मेरा इस फंक्शन के अंदर जाएगा ये, ठीक है। ए, यहाँ पे ए पे कितनी वैल्यू आ गई, 2, और उसने रिटर्न करा एक अनदर फंक्शन जो मेरा दूसरा वेरिएबल लेगा, ठीक है, 3। इसने 3 लिया तो इन दोनों को रिटर्न कर दिया मेरे पास 6 आउटपुट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, करिंग बोलते हैं। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि आपके पास आपको करने को दिया जाएगा, जैसे मैंने ये चीज़ लिखी है ना, जैसे आपको बोला गया कि आपने इसको सम करना है, इन दोनों वैल्यू का सम करना है। इसके पास और 3 वैल्यू भी आ सकती है यहाँ पे ऐसे 3 वैल्यू भी आ सकती है। देन आपने यहाँ पे एक और, इसी के अंदर एक और वेरिएबल को रिटर्न कर देना है। इसको मैं अरेज कर देती हूँ। जो पर्सनली मुझसे जो इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा गया था करिंग से रिलेटेड, तो मैं आपको वो बता देती हूँ चीज़। तो यहाँ पे मुझे एक और वेरिएबल दिया था, यहाँ पे जैसे 4 दे दिया, तो मुझे बोला गया था इन सभी तीनों वैल्यूज़ का सम करना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे है फंक्शन मल्टीपल ए, यहाँ पे 2 चला गया, यहाँ पे 3 चला गया, इसको रिटर्न करना ज़रूरी है, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा लगानी है इसके साथ। इसके बाद मैंने एक और यहाँ पे रिटर्न करना है फंक्शन, रिटर्न करना है फंक्शन सी, जिसके अंदर मैंने इन सभी वैल्यूज़ को प्लस करने को बोला था, a प्लस बी प्लस सी, लाइक दिस। ओके, तो आपके जितने यहाँ पे वेरिएबल होंगे उतने ही आपके जो फंक्शन है आपने आपको क्या करते जाएंगे, रिटर्न करते जाएंगे। ओके, तो इसको बेसिकली हम करिंग बोलते हैं। बेसिकली ये कोड की रियूजेबिलिटी के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़, जो क्वेश्चन है ना जी, कॉल, अप्लाई और बाइंड, जी पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, विद एग्जांपल्स पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो आपने याद रखनी है, और जो भी आप चीज़ करिए उसके यूज़ केसेस भी आपने, जैसे डिवाउंसिंग और थ्रोटलिंग के यूज़ केसेस आपने हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। क्लोजर के यूज़ केसेस आपने याद रखने हैं, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। तो बेसिकली कॉल मेथड है, इन्वोक होता है इमीजिएटली, इमीजिएटली इन्वोक फंक्शन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। IIEF ये इमीजिएटली इन्वोक फंक्शन होते हैं कि जैसे ही आपने फंक्शन को डिक्लेयर करा उसी टाइम ही मतलब अपने आप को एग्जीक्यूट कर लेता है, ठीक है, होता है कॉल। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास होती है सिंगल वैल्यूज़, क्या होती है, सिंगल वैल्यूज़। अप्लाई हमारा सेम कॉल की तरह ही होता है, ये भी हमारे इमीजिएटली इन्वोक फंक्शन है, बट इसके अंदर आर्गुमेंट एज अ एरे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आर्गुमेंट एज अ सिंगल वैल्यूज़ होते हैं। अप्लाई के अंदर जो हमारे आर्गुमेंट है एज अ एरे की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो वाइंड जी हमें बेसिकली जो हमारा वाइंड है वो इमीजिएटली इन्वोक फंक्शन नहीं है, ठीक है। बेसिकली हमें रिटर्न करता है न्यू फंक्शन,
ठीक है, जो दिस के साथ बाउंड वगैरह करता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में एक बार आप देख लेना एग्जाम्पल वगैरह। उसके बाद हमें हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सेट टाइम आउट रन होता है सिर्फ एक बार, इसको डिले भी एक बार ही किया जाता है, बट सेट इंटरवल ये रिपीटली अपने आप को रिपीट करता रहता है, क्योंकि इसके अंदर हमने डिले टाइम आउट दिया होता है, डिले एवरी टाइम इंटरवल। जैसे मैंने यहाँ पे सेट इंटरवल दिया हुआ है लाइक दिस, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करवाती हूँ हेलो को। तो यहाँ पे मैं इसका टाइम भी देना है मुझे, जैसे मैं हर 2 सेकंड के बाद इसको हर 2 सेकंड के बाद मैं इसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ हेलो को। ठीक है, तो ये हर 2 सेकंड के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, सेट टाइम आउट के अंदर होता है, यहाँ पे सेट टाइम आउट हो जाएगा और आप एक बार ही आपको 2 सेकंड के बाद फर्स्ट एक टाइम ही चलेगा, ये बार बार नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद मैप, फिल्टर और रिड्यूस, इसकी एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है, तो मैप बेसिकली आपका जो एरे है उसको ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। ये हमें बेसिकली एक न्यू एरे रिटर्न करता है जिसकी लेंथ आपकी सेम होगी आपके एक्चुअल लेंथ के अंदर। बेसिकली जो मैप है हमारा एरे के ऊपर, ये तीनों ही हमारे एरे के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, बेसिकली एरे में से वैल्यूज़ को निकालना, उसको मॉडिफाई करना और उसके अंदर ऑपरेशन अप्लाई करना, इन सभी का जो वो काम होता है। ठीक है, फिल्टर करना, वैल्यूज़ को एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करना, ये सारा इनका काम होता है। तो मैप बेसिकली क्या करता है, एरे की जितनी की वैल्यू उन सभी पे ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब उन सभी पे अपने जो इन सभी पे ट्रांसफॉर्म करता है एक तरह से, और हमें एक नया एरे बना के देता है जिसकी सेम लेंथ होती है जितनी हमारी एरे की होती है। ठीक है, फिल्टर बेसिकली क्या करता है, उसके अंदर जो अपना एरे है उसमें से वैल्यूज़ को सिलेक्ट करता है बेस्ड ऑन द कंडीशन। ठीक है, फिल्टर के अंदर बेसिकली आपकी कंडीशन लगेगी जिसकी बेस पे वो आपका एरे में से वैल्यू को पिक करेगा। ठीक है, बट उस एरे की जो लेंथ होगी वो आपके जो एरे है उसके बराबर भी हो सकती है एंड उससे कम भी हो सकती है। ठीक है, रिड्यूस बेसिकली क्या करता है, जो भी आपके एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू है उन सभी को रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे आप चाहते हो एरे के अंदर जितनी सारी वैल्यू उन सभी का आप सम चाहते हो, देन आप वहाँ पे रिड्यूस मेथड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू उन सभी को एक सिंगल वैल्यू में अगर आपने रिटर्न करना है देन आप यूज़ कर सकते हो रिड्यूस का। ठीक है, तो इसकी आप एग्जांपल भी देख लेना। ठीक है, वैसे मैंने ये सारी चीज़ें करवाई हुई है, तो आप मेरी जावास्क्रिप्ट वाली प्लेलिस्ट के अंदर जाके बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 4। आप अभी तक हमने पार्ट 3 कर लिया है जिसके अंदर हमने बेसिकली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो बेसिकली इस प्लेलिस्ट के अंदर पार्ट 3 तक बेसिकली वो वाले इंटरव्यू क्वेश्चन है जो बेसिकली पर्सनली मेरे इंटरव्यू के अंदर और मेरे कोलीग्स के फ्रंट एंड के इंटरव्यू के अंदर पूछे गए हैं। ओके, तो प्लीज़ उन वीडियो को चेकआउट कीजिए। और आज हम करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के आउटपुट बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको उसकी आपको पता तो होगा जी सोल्व कैसे होगे, बट उसकी आउटपुट में आप कन्फ्यूज़ होंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको आउटपुट पता नहीं होगा, आपको आउटपुट पता होगी बट आउटपुट में आप कन्फ्यूज़ होंगे। तो ऐसे इंटरव्यू आपको क्वेश्चन वहाँ पे पुट करता है। ओके, तो वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहे, बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ तक सीखने को मिलेंगी। ओके, and I give you the assurity end of the video you feel confidence to clear your front end and web designing interview. Okay, so let's start without wasting the time. तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये बेसिकली एक सिनेरियो है, इसमें आपको सिंक्रोनस और असिंक्रोनस टास्क कैसे बिहेव करती हैं उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ओके, तो इसके रिलेटेड मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में पार्ट 3 में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो प्लीज़ पहले उसको देखना कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है। ठीक है, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सिनेरियो है, यू हैव 2 बटन, आपके पास 2 बटन है। फर्स्ट वन बटन, पहला बटन क्या है, जब आप इस बटन पर पहले क्लिक करते हो फेच करना है डाटा फ्रॉम द API जो ऑलमोस्ट 2 सेकेंड लेती है। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास आता है बटन 2 जिस पे आपने शो करना है अलर्ट। ओके, तो इंटरव्यू आपसे पूछता है कि कौन सा एक्शन सबसे पहले परफॉर्म होगा एंड कौन आप ये वाला फर्स्ट बटन आपके बटन सेकंड की जो एग्जीक्यूशन है उसको ब्लॉक कर देगा या नहीं कर देगा, क्योंकि फर्स्ट बटन है जो API से डाटा लेके आ रहा है उसको ऑलमोस्ट 2 सेकेंड लग रही है, तो 2 सेकेंड तक मेरे जो नेक्स्ट बटन की एग्जीक्यूशन है उसको ब्लॉक करके रखेगा या नहीं करके रखेगा। ओके, तो थोड़ा इसको सोचना है, इसकी आउटपुट बनानी है आपने।
तो चलो इसकी आउटपुट को डिस्कस करते हैं। तो इसकी आउटपुट क्या है, बेसिकली जो हमारी जावास्क्रिप्ट क्या है वो सिंगल थ्रेडेड है, मतलब सिंक्रोनसली टास्क को परफॉर्म करिए। तो मैंने बटन 1 पे पहले क्लिक करा तो ये क्या करा, मेरी एपीआई रिक्वेस्ट चल गई बैक एंड पे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वो 2 सेकंड ले रही है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। देन वो कहाँ पे चली जाएगी, वेब एपीआई के अंदर चली जाएगी अपनी एग्जीक्यूशन करने के लिए। ओके, तो ये चीज़ मैंने प्रीवियस वाली वीडियो बहुत अच्छे से समझाई है, उसका लिंक मैं आई बटन के क्लिक पे भी ऐड कर दूंगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, तो ये वाली चीज़ मेरी क्या आ गई, असिंक्रोनस टास्क है जो मेरा असिंक्रोनस टास्क है। तो ये एग्जीक्यूशन में क्या लेगा, कुछ टाइम लेगा, इसलिए वो कहाँ पे चला जाएगा, वेब एपीआई के अंदर चला जाएगा, और मेरी जो बाकी के टास्क है उसकी एग्जीक्यूशन को ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूशन के लिए वहाँ चला गया। उसके बाद इसने मैंने बटन 2 पे क्लिक कर दिया है, तो मुझे पहले क्या शो करेगा, वो अलर्ट शो करेगा उसके। तो उसके बाद 2 सेकंड का जब इसका टाइम खत्म हो जाएगा, अपने आप को एग्जीक्यूट कर लेगा वो वेब एपीआई के अंदर, मतलब अपने डाउनलोड कर लेगा अपनी फाइल्स को वेब एपीआई के अंदर। देन उसको कॉल स्टैक के अंदर, कॉल बैक क्यू के अंदर, सॉरी स्टैक के अंदर भेजने का काम होता है हमारी इवेंट लूप का। तो इवेंट लूप देखेगा हमारी जो अलर्ट है वो तो एग्जीक्यूट हो गया, अब मेरी कॉल बैक क्या है, एम्प्टी है। देन वो क्या करेगा, इसको 2 सेकंड के बाद इसको जो मैंने फेच करा डाटा इसको एग्जीक्यूशन के लिए भेज देगा कॉल बैक क्यू के अंदर, ठीक है, कॉल बैक स्टैक के अंदर। ओके, तो हला पहले मेरा अलर्ट परफॉर्म होगा, उसके बाद मेरा डाटा फेच होके मुझे शो हो जाएगा। ओके, तो इसकी आउटपुट ऐसे बनी। ओके, तो आपने वहाँ पे अपना माइंड को ओपन रखना है कि कैसे कौन सी चीज़ कहाँ पे काम करती है। जब आप वहाँ पे वेब एपीआई वगैरह बोलोगे देन आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़ेगा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपने कनकैटिनेट करना है 2 एरे को, जैसे आपके पास जो 2 एरे दिया है इसको कनकैटिनेट करना है। तो इसको कनकैटिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो मेरा एरे 1 है जो बेसिकली बिल्ड इन मेथड होते हैं, डॉट कॉन्कैट कर सकते हैं इसको एरे 2 के साथ, लाइक दिस। ओके, बट ये हम अभी यूज़ नहीं करते, अब हम यूज़ करते हैं सेपरेट ऑपरेटर का। सेपरेट ऑपरेटर का अगर आपने अपने एरे जो ऑब्जेक्ट को कनकैटिनेट करना है देन आप सेपरेट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये 3 डॉट्स होते हैं लाइक दिस। ओके, तो ये हमारे 2 हैं, इसको हम कैसे करेंगे, हम एक नया एरे बनाएंगे, कॉन्स्ट न्यू एरे। उसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट एरे है 3 डॉट एरे 1 3 डॉट एरे 2, तो मेरे पास न्यू एरे के अंदर एक नया एरे बन के आ जाएगा। ओके, तो मैं इसकी आउटपुट भी आपको करके बता देती हूँ यहाँ पे साथ साथ में। तो मेरे ये 2 एरे है, तो इसको मैंने कनकैटिनेट करना है। देन इसके लिए मैं क्या करती हूँ, कॉन्स्ट न्यू एरे इज इक्वल टू लाइक जो मेरा एरे फर्स्ट है, स्प्रेड ऑपरेटर का 3 डॉट्स होते हैं। ओके, ऐसे मेरे रेस्ट के भी होते हैं, वो मैं अभी आपको बता दूंगी, ठीक है। तो एरे 2, तो हम कंसोल करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं अपने न्यू एरे को लाइक दिस, और रन करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया है, मेरी आउटपुट आ गई है, ठीक है। दोनों एरे को कनकैटिनेट कर दिया। अब कुछ क्या करते हैं कि इन दोनों एरेज को ऐसे भी कर देते हैं 2 3, और यहाँ पे प्लस कर देते हैं लाइक दिस, कि हमने ऐड कर दिया 2 एरे को। तो इसकी आउटपुट आपने मुझे बतानी है कि क्या आएगी, सही आएगी या गलत आएगी, ठीक है। तो इसकी आउटपुट आपने मुझे बतानी है, ठीक है। तो एंड ऑफ द वीडियो में आपको इसका आउटपुट बता दूंगी, ठीक है। तो इसके बाद ये वाली चीज़ होगी हमारी, इसके हम बेसिकली आपने जब भी करना है इसको कनकैटिनेट करना है एरे ऑब्जेक्ट को, आपने सेपरेट ऑपरेटर का यूज़ करना है, क्योंकि सेपरेट ऑपरेटर मोस्टली यूज़ होता है हमारी कोडिंग के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद हमारे सेपरेट ऑपरेटर को हमने भी डिस्कस कर मतलब देखा कि सेपरेट ऑपरेटर कहाँ यूज़ करते हैं, पर इसको देख लेते हैं सेपरेट ऑपरेटर होता क्या है। सेपरेट ऑपरेटर बेसिकली सेपरेट करता है एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, जो भी आपके एरे के अंदर एलिमेंट उन सभी को सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। एरे जो ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली ये काम करते हैं हम कॉपी करने के लिए एरे को, और मर्ज करने के लिए एरे को, जिसको हम कनकैटिनेट बोल देते हैं, और आपके जो ऑब्जेक्ट है उसको मर्ज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी आप ऐसे ऐसे करके कोई भी एरे लिखते हो तो बेसिकली क्या बनाता है, वो उस एरे की एक कॉपी बना देता है, ठीक है। क्या बनाता है, उस एरे की एक कॉपी बनाने का काम करता है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास इसको हम बोलते हैं शैलो कॉपी, जैसे हम 3 डॉट के साथ करते हैं इसको बोलते हैं शैलो कॉपी, और एक हमारे पास होती है डीप कॉपी। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शैलो कॉपी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपने मान लो आपका एरे जस्ट ऐसे लिखा हुआ है,
ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी करके एक नए एरे के अंदर लिखना है। देन मैं जस्ट क्या करूँगी, लाइक दिस ABCOD, तो इसकी एक नई कॉपी बन जाएगी। ठीक है। बट अगर अगर मैं इसके अंदर कोई चेंज करना चाहती हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहती हूँ, ऐड करना चाहती हूँ, इस एरे के अंदर करना चाहती हूँ जो मेरा नया बना है, तो मैं डायरेक्टली उसके अंदर ऐड कर सकती हूँ चीज़ें। ठीक है। बट इसके अंदर जब मान लो अभी यहाँ पे बनना हो गया, यहाँ पे अभी नेस्टेड बन गया है ये, लाइक दिस। ठीक है। यहाँ पे ऐसे नेस्टेड चीज़ें बन गई हैं, तो वहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर से काम नहीं बनता। जब मैं इसके अंदर कुछ ऐड करूँगी तो मेरा ओरिजिनल एरे उसके साथ इफेक्ट होगा, क्योंकि स्प्रेड ऑपरेटर सिर्फ जो मेरे ऊपर ऊपर के एलिमेंट है सिर्फ उनको कॉपी करता है, नेस्टेड में कॉपी नहीं करता। जो मेरे नेस्टेड एलिमेंट होंगे यहाँ पे स्टिल उनकी जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो प्रीवियस वाले एरे का ही होगा। ओके। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे क्लिक पे ऐड कर रही हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। ओके। इसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। ठीक है। बट आपने इसको माइंड में रखना है, डीप कॉपी और शैलो कॉपी को। उसके बाद हमारे पास रेस्ट ऑपरेटर है, इन दोनों का साइन सेम होता है, इसका भी 3 डॉट्स होते हैं, इसका भी 3 डॉट्स होती हैं। तो डिफरेंस क्या है, जो कलेक्ट करता है मल्टीपल एलिमेंट को इनटू अ सिंगल एरे। ठीक है। जिस सिंगल एरे में जितनी भी आपने मल्टीपल वैल्यूज़ भेजी होती है, लाइक दिस, जो एरे नहीं है एक, ठीक है, ऐसे वैल्यू भेजी होती है, उसको एक एरे के अंदर कलेक्ट करने का काम करता है। ऐसे ये एक एरे बन गए, ये सिंपल वैल्यू आपने भेज दी, ये उसका एरे बनाने का काम करता है कौन, रेस्ट ऑपरेटर। ओके। जो हमारा सेपरेट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं एरेज ऑब्जेक्ट के अंदर उन सभी को एक्सपैंड करने का काम करता है। ओके। तो इसके यूज केसेस क्या है, फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर भेजते हैं, एरे को डिस्ट्रक्चर करने में हमारी हेल्प करता है और ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करने में हमारी हेल्प करता है। जब भी आपसे बोला जाए कि आपने एरे या फिर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना है, देन आपने वहाँ पे ऑपरेटर का यूज़, रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करना है। ओके। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आता है, बट हैपन इफ़ कीज आर सेम। क्या होता है जब आपके पास कीज सेम होती है, ऑब्जेक्ट की की सेम होती है, वी हैव टू कनकैटिनेट, और हमें उसको कनकैटिनेट करना है। ठीक है। तो बेसिकली ये आपका ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, तो इसके अंदर आपको ऐसे दिया गया है सॉरी 1, इसकी वैल्यू 1, ये हमारी होती है की, ए हमारा की है, और 1 क्या है इसकी, ये 1 है, 1 क्या है इसकी वैल्यू है। ठीक है। अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट में देखो बी, इसकी भी की बी है, इसकी भी बी की है, इन दोनों के की क्या है, सेम है। ठीक है। बट हमें इन दोनों को कनकैटिनेट करना है। कनकैटिनेट के लिए हम यहाँ पे सेपरेट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। सेपरेट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और असाइन का भी यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर आपने ऑब्जेक्ट को स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से नहीं करना तो आप असाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है। असाइन का भी यूज़ कर सकते हो, बिल्ड इन मेथड होता है वो। और अगर आपने एरे को कनकैटिनेट करना है तो आप स्प्रेड ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हो और कॉनकैट का भी यूज़ कर सकते हो। ओके। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है। तो ये चीज़ होगी। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 2 की आपकी दोनों एरो के अंदर एक ही ऐसी है जो सेम है दोनों एरो के अंदर, बट मुझे दोनों को कनकैटिनेट करना है। देन मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, तो क्या आएगी, जो मेरा लास्ट में जो सेकंड वाला, जहाँ में मैंने सेकंड लिखना, जो मैंने बाद में ऐड करा होगा ऑब्जेक्ट, उसकी की को माना जाएगा। ठीक है। उसकी की वैल्यू को माना जाएगा। ठीक है। तो इसकी मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, A1, बी अब 2 नहीं आएगा, बी मेरा 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बाद में कौन सा लिखा है, B2 लिखा है, देन मेरे पास 5 आएगा। और इसके बाद मेरे पास क्या है, C3, लाइक दिस, इसकी आउटपुट बनेगी। ओके। तो इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार। तो बेसिकली आपने याद रखना है, जो आपने बाद में कनकैटिनेट करा होगा उसकी आउटपुट है और वो आपका उस की वैल्यू बनेगी। ठीक है। तो लाइक दिस, मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं बी लिख लेती हूँ सी की जगह। तो मुझे अब इसको कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू, मुझे कनकैटिनेट करना है, तो मैं पहले अपने ऑब्जेक्ट 1 को लिख लेती हूँ, और रिजल्ट को मैं सॉल्व करवा लेती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास बी की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, ना कि 2 आई है, जो मैंने बाद में ऐड करा। अब देखो मैं इसको 2 कर देती हूँ पहले और 1 को कर देती हूँ बाद में, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाद में एंड में क्या ऐड करा है, ऑब्जेक्ट 1 करा है, तो मेरे पास B2 आना चाहिए अब। तो देखो मेरे पास क्या आया, B2 आया है अब। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो चीज़ें समझ में आई है कि कैसे काम करती है। बेसिकली ये टेक्निकल क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, हमें पता होता है चीज़ों का, बट कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। ओके। तो
अगला हमारे पास आता है होस्टिंग का। होस्टिंग के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में पार्ट 3 में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो वहाँ पे पहले आप चेक करिए होस्टिंग होती क्या है। ठीक है, होस्टिंग क्या है? होस्टिंग जो प्रॉब्लम जो आपको दी गई है वो होस्टिंग के रिलेटेड है, मतलब होस्टिंग के रिलेटेड है जी आपकी प्रॉब्लम। तो आपको वैर ए दिया गया है 10, तो इसके जस्ट ऊपर ही आपको इन कंसोल डॉट लॉग करवा लिया, तो इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए? तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? तो इसकी आउटपुट आएगी अनडिफाइंड। क्या आएगी? इसकी आउटपुट अनडिफाइंड आएगी। क्यों आएगी? और अगर मैं यही सेम चीज़ किसके साथ करती हूँ, लेटर कॉन्स के साथ करती हूँ, लाइक जैसे मेरे पास कंसोल डॉट लॉग ए है और मैं यहाँ पे लेट या फिर कॉन्स्ट कर सकती हूँ A10 करती हूँ, देन मेरे पास आउटपुट क्या आती है? तब मेरे पास आउटपुट आती है रेफरेंस एरर। अगर वैर के साथ करती हूँ तो अनडिफाइंड आती है, अगर लेट और कॉन्स के साथ करती हैं तो रेफरेंस एरर आती है। ऐसा क्यों होता है? इसके आउटपुट में डिफरेंस क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो लेट, कॉन्स्ट और वैर होती हैं वो सारे होस्टेड होते हैं। होस्टेड का मतलब क्या होता है? होस्टेड का मतलब क्या होता है कि जितने भी, जब भी आपका जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जब भी आप अपने कोड की एग्जीक्यूशन करते हो, उसके अंदर जितने भी वेरिएबल होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो टॉप पे मूव कर जाते हैं अपने स्कोप के। ठीक है, टॉप में मूव कर जाते हैं, मतलब सबसे पहले इनको मेमोरी असाइन होती है वहाँ पे। ठीक है, तो इन सभी को मेमोरी तो असाइन हो जाती है, बट जो हमारा लेट एंड कॉन्स्ट है वो इनिशलाइज नहीं होते, इनिशलाइज नहीं होते हैं जी। दैट्स वाई ये हमारे रेफरेंस एरर देते हैं, बिकॉज ये कहाँ पे चले जाते हैं? टेम्पोरल डेड जोन के अंदर चले जाते हैं। ओके, बट हमारा जो वैर है उसको मेमोरी असाइन होती है, उसके साथ ही वो क्या हो जाता है? इनिशलाइज हो जाता है विद अनडिफाइंड। ओके, दैट्स वाई इनकी एरर में, इनके जो आउटपुट होती है उसमें डिफरेंस होता है। ओके, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, जब बैर होगा तो आउटपुट अनडिफाइंड आएगी, जब लेट और कॉन्स्ट होगा तो रेफरेंस एरर आएगी। यहाँ पे अपनी दो चीज़ें ऐड करनी है अपने आउटपुट के अंदर, एक तो होस्टिंग की होस्टिंग की वजह से जो होता है, सेकेंड वन जो मेरा लेट एंड कॉन्स्ट है वो इनिशियलाइज नहीं होते हैं एंड वो टेम्पोरल डेड जोन के अंदर चले जाते हैं। ये दो चीज़ें ज़रूरी है वहाँ पे ऐड करना। ठीक है, हो गया जी क्वेश्चन। और होस्टिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉप 5 जो इंटरव्यू क्वेश्चन है उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी, आई बटन के क्लिक पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन आता है टाइप क्रिएशन का। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली देखो जी क्या 5 है, आपका स्ट्रिंग है +2 करा है। ठीक है, जब आपका ये 5 स्ट्रिंग है और इसके अंदर आप 2 करते हो तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी? 52 आएगी, क्योंकि जब आप प्लस करते हो तो प्लस का मतलब क्या होता है? कॉन्कैटिनेट होता है। कॉन्कैटिनेट मतलब ऐड करना है दोनों चीज़ों का जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, तो मेरा ये स्ट्रिंग है, तो जावास्क्रिप्ट इसको भी एक स्ट्रिंग बना लेती है, तो मेरे पास 52 आ जाता है। अब मैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग 5 है और -2 है, माइनस का कोई ऐसा रोल नहीं होता, यहाँ पे माइनस को माइनस करने के लिए यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, तो इसको नंबर बना लेगी जावास्क्रिप्ट अपने हिसाब से, इसको नंबर बना के 5 - 2 कर देगी, तो इसको आउटपुट आएगी 3। और यहाँ पे जो मेरे पास ट्रू होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, और जो मेरा फॉल्स होता है उसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब ट्रू है, इसकी वैल्यू 1 है, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे फॉल्स होता है तो 0 + 1 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद आता है फंक्शन का स्कोप चेक करा जाता है यहाँ पे। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? फंक्शन आपने बनाया हुआ है, उसके अंदर आपका वेरिएबल है a = 10, उसके बाद आपने फंक्शन को कॉल करा और यहाँ पे a की वैल्यू को बताना है। a की वैल्यू क्या आएगी? तो a की वैल्यू आपकी यहाँ पे देखो क्या आएगी, थोड़ी देर पॉज करो, सोचो इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आनी चाहिए? अनडिफाइंड आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये फंक्शन का अपना स्कोप है, इस वेरिएबल का यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, इसके बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो हमें आउटपुट नहीं देगा वो, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर ही इसका वेरिएबल का स्कोप है। तो इसके बाहर हम इसको ट्राई करने का एक्सेस करें तो मेरे पास आउटपुट आएगी नहीं, तो अनडिफाइंड आएगी। ठीक है, अनडिफाइंड क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे बैर है। बैर अपने आप को जब भी हम एग्जीक्यूट कर होस्टेड होते हैं, फंक्शन में होस्टेड होते हैं, जब भी हम कोड की एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करते हैं तो जितने वेरिएबल है वो टॉप में मूव कर जाते हैं। ठीक है, वैर यहाँ पे तो चला गया ऐसे, बट उसको इनिशलाइज विद अनडिफाइंड हो गया है। ठीक है, तो इसको अगर आप आउटपुट देखना चाहते हो वो मैं आपको करके बता देती हूँ, तो इनको मैं भी कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि आपके माइंड में रहे ये चीज़ें, इसलिए मैं आपको आउटपुट साथ साथ में करके बता रही हूँ। सॉरी, लाइक दिस। यहाँ पे मेरे पास वैर है a = 10, इसके बाद मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल करा
कंसोल डॉट लॉग करते हैं ए को, तो इसकी आउटपुट चेक करते हैं। देखो यहाँ पे एरर आ गई, रेफरेंस एरर, ए इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, रेफरेंस एरर यहाँ पे मतलब एरर आ जाती है, एक तरह की एरर, जो आपका ए है वो अनडिफाइंड है। जब अब इसी को उठा के मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ लाइक दिस, देन आप देख सकते हो कि मेरे पास क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, क्योंकि इसके स्कोप से बाहर था वो, इसलिए मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि कैसे क्या होता है इसके अंदर। और इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है क्लोजर के रिलेटेड। क्लोजर के बारे में हमने प्रीवियस वाली जो हमारे क्वेश्चन की लिस्ट थी, पार्ट 3 में हमने क्लोजर को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा है। क्लोजर के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो हमारा इनर फंक्शन होता है वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल को याद रखने का काम करता है, इवन दो हमारा जो आउटर फंक्शन है उसने अपने एग्जीक्यूशन को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो मेरा जो आउटर फंक्शन है इसके अंदर एक वेरिएबल है काउंट, उसके अंदर मेरे पास एक इनर फंक्शन है जो इसके जो आउटर फंक्शन के वेरिएबल है उसको यूज़ कर रहा है, काउंट को, उसको इंक्रीमेंट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो आउटर फंक्शन है उसकी एग्जीक्यूशन क्या हो गया, फिनिश हो गई है। ठीक है, बट स्टिल जो इसकी आउटपुट है वो आती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस काउंटर को कॉल करिए, तो इस पास इस जो फंक्शन है इसकी आउटपुट क्या आएगी, 1 और 2 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ तो एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी, बट स्टिल हम इसको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरा इनर फंक्शन है वो उसकी एक कॉपी बनाने का काम करता है, मतलब रेफरेंस जो उसको रिमेंबर करने का काम करता है, उसके वेरिएबल को, आउटर फंक्शन के वेरिएबल को रिमेंबर करने का काम करता है। जब मैं इसको कॉल करूँगी तो मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास काउंटर है उसने उसको याद रखा था कि 0 है, 0 + 1 कर देगा, 0 + 1 1 होगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर से उसको कॉल करा है तो फिर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये याद रखने का काम करता है। इसको हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन आउटर। तो यहाँ पे लेट काउंट इज इक्वल टू 0, रिटर्न फंक्शन, जो मेरा अनोनिमस फंक्शन है इसको आप नाम भी दे सकते हो अगर देना है अपने, काउंट प्लस प्लस, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हो आप इस काउंट को लाइक दिस। और अब इसके एग्जीक्यूशन यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं आप अपने आउटर फंक्शन के, तो हम यहाँ पे बना देते हैं कॉन्स्ट काउंटर इज इक्वल टू, अभी आपका आउटर फंक्शन होगा, इसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे ख़त्म होगी। अब हम इसको कॉल करेंगे, अपने काउंटर को कॉल करेंगे लाइक दिस। अब हम चेक करते हैं, तो देख सकते हैं इसकी आउटपुट कितनी आ गई है, 1 2 आ गई है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे आउटर फंक्शन की ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ करनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और आपका जो सेकंड वाला फंक्शन है उसको रिटर्न करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए। इसके बारे में डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो तो इसमें मैंने डिफरेंट अलग वीडियो भी बनाई है जो जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट के अंदर ऐड है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉमिस वर्सेस सेट टाइम आउट। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, जो बेसिकली हमारे जो जावास्क्रिप्ट के अंदर एग्जीक्यूशन कैसे होती है उसके बेस्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर पहले देखो सिंक्रोनस टास्क परफॉर्म होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। पहले क्या होते हैं, सिंक्रोनस टास्क सबसे पहले परफॉर्म होते हैं। उसके बाद जितने भी असिंक्रोनस टास्क होते हैं वो हमारे वेब एपीआई के अंदर चले जाते हैं। पहले कॉल स्टैक के अंदर, कॉल स्टैक के अंदर हमारे सारे सिंक्रोनस टास्क होंगे। ठीक है, तो पहले इसको जावास्क्रिप्ट स्कैन करेगा जो सिंक्रोनस टास्क कौन कौन से, जैसे कंसोल है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे, वो चीज़ें। तो सबसे पहले मेरी आउटपुट आएगी स्टार्ट। इस पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर। ओके, उस पे मैंने आपको बताया भी है जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है। ठीक है, कॉल बैक क्या होते हैं, कॉल स्टैक क्या होते हैं, वेब एपीआईज क्या होती है, जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आप उसको करना, उसके रिलेटेड ही मैंने यहाँ पे सारे जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन पुट करे हैं जो पर्सनली मेरे से या मेरे कोलीग से इंटरव्यू के अंदर पूछे गए थे। ठीक है, तो पहले आउटपुट आएगी स्टार्ट, तो ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद मेरे पास आएगी एंड आउटपुट, तो ये दोनों वेब एपीआई के अंदर चले गए थे। ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास आएगा प्रॉमिस, और उसके बाद मेरे पास आएगा सेट टाइम आउट के अंदर टाइम आउट। तो मेरी आउटपुट ऐसे बनेगी। ठीक है, अब प्रोमिस और सेट टाइम आउट के अंदर कैसे डिसाइड होता है कि पहले प्रोमिस आएगा जो सेट टाइम आउट आएगा। तो बेसिकली हमारे पास ये डिवाइड होते हैं माइक्रो टास्क और मैक्रो टास्क के अंदर।
माइक्रो टास्क की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है एज़ कम्पेयर टू मैक्रो टास्क। माइक्रो टास्क के अंदर हमारे पास प्रोमिसेस, असिंक, अवेट जैसी असिंक्रोनस टास्क आते हैं, और मैक्रो टास्क के अंदर हमारे पास सेट टाइम आउट के रिलेटेड, टाइम क्लियर, सेट टाइम इंटरवल के जो जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे कहाँ पे मैक्रो के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर दोनों में डिसाइड करना हो सबसे पहले कौन परफॉर्म होगा तो मेरे माइक्रो टास्क पहले परफॉर्म होते हैं। जो मेरे माइक्रो होते हैं उसकी हायर प्रायोरिटी होती है मैक्रो से। मतलब प्रोमिसेस असिंक अवेट वो पहले एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद मेरे सेट टाइम आउट होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पे। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे आउटपुट क्या है। फोर लूप लगाई हुई है, उसके अंदर बैर के साथ एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करा है जिसकी वैल्यू 1 है और उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल होनी चाहिए 3 की, आई को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए। तो इसकी आउटपुट हमारे पास सपोज करो क्या आएगी, इसकी आउटपुट हमारे पास आएगी 333। 333 क्यों आएगी, क्योंकि फर्स्ट हमने यहाँ पे जो वेरिएबल इनिशियलाइज करा वो बैर के साथ करा है। ठीक है, बैर अपने आप को हर लूप के साथ अपने आप को रिक्रिएट नहीं करता है। ठीक है, तो एक ही वेरिएबल मेरा बार बार बनेगा और जब मेरा सेट टाइम आउट खत्म हो जाएगा उसके बाद मेरे पास, क्योंकि लूप अपने आप को पहले एग्जीक्यूट करके रख लेगी और सेट टाइम आउट मेरा 1 सेकंड के बाद चलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, तब तक मेरी लूप ने अपने आप को एग्जीक्यूट कर लिया होगा। ठीक है, तो और अपडेट करें, बैर अपने आप को अपडेट करने का काम, यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है बार बार इनिशियलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक मेरी जहाँ पे सेट टाइम आउट खत्म होगा तब तक मेरा जो फोर लूप है वो अपने आप की अपने एग्जीक्यूशन को फिनिश कर चुका होगा। तो एंड में जो उसके पास वैल्यू बचेगी वही हमारी आउटपुट आएगी। ठीक है, 3 आएगी, बट मुझे चाहिए कि मेरी आउटपुट क्या आए, 1 2 3 आए। देन फर्स्ट आप कर सकते हो कि यहाँ पे आपने जो वेर लिखा है इसको हम लेट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेट हर जब भी आपकी लूप वो होती है रन होती है तब अपने आप को इनिशलाइज कर लेता है, यानी कि अपने आप को एक नया वेरिएबल दे देता है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। तो और या तो आप अगर आप नहीं करना चाहते, जहाँ पे लेट का यूज़ नहीं करना चाहते, वेर का ही करना चाहते, देन आपको यहाँ पे एक इनिशलाइज अनदर फंक्शन बनाना पड़ेगा, मतलब अनदर वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, या एक अनदर वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसके अंदर आप वैल्यू को स्टोर करवा सकें। ठीक है, तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका वो आप कमेंट्स उसमें शॉर्ट वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो इसको पहले करके बता देती हूँ मैं कैसे होता है ये। तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, इसको इसको हम हटा देते हैं। फॉर लूप लेट सॉरी वेर के साथ है आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 और आई को हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। सेट कंसोल डॉट लॉग के अंदर आई यहाँ पे मैंने 1 सेकंड का टाइम लगा दिया। देखो 444 आ गया। ठीक है, क्योंकि 0 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है मेरी यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने वैल्यू को अच्छा 1 से करा हुआ है स्टार्ट, यहाँ पे 1 से इसलिए 3 आ रहा था, यहाँ पे मेरी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो हो गया। अब मैं यहाँ पे 1 2 3 4 चाहती हूँ, दैन मैंने यहाँ पे लेट का यूज़ कर लेना है लाइक दिस। तो आप देख सकते हो 0 1 2 3 तक मेरी आउटपुट यहाँ पे आ गई है। ठीक है, और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब हम इसको केस के हिसाब से मतलब अगर आप चाहते हो कि हम इसको अनदर वेरिएबल, मतलब मुझे यहाँ पे वैर ही रखना है, देन आप यहाँ पे इसको किसकी हेल्प से कर सकते हो, एक अनदर वेरिएबल आप ले सकते हो, उसके अंदर जो वैर की वैल्यू है जिस आई की वैल्यू उसको स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, तो आपने मुझे वो करके बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये आपका टास्क है कि आपने यहाँ पे आपने बैर ही यूज़ करना है, बैर ही यूज़ करना है, फिर बैर की हेल्प से हम यहाँ पे 1 2 3 कैसे गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है। ठीक है, बट मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस करा हुआ है शॉर्ट वीडियो के अंदर, तो आप शॉर्ट वीडियो चेक कर सकते हो। तो इसके बाद हमारे पास ये चीज़ आती है कंसोल डॉट लॉग टाइप की। जो हमारा टाइप ऑफ नल है, नल की टाइप क्या होती है। ठीक है, बेसिकली जो एक बग होता है आपका, जो एक बग होता है, नल वगैरह क्या होता है, एक बग होता है आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इसकी टाइप पूछी जाती है बेसिकली इंटरव्यू के अंदर कि नल की टाइप क्या होती है, नल की टाइप क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन और है,
हमारे पास एक एरे है 1 2 3, तो एक न्यू एरे है। तो यहाँ पे हमने उसको सेपरेट ऑपरेटर की हेल्प से इस वाले एरे को न्यू एरे के अंदर कॉपी कर लिया है। तो न्यू एरे के अंदर मैंने पुश करा है 4 को, और मेरे पास आउटपुट, मुझे आउटपुट चाहिए अपने एरे की। तो मेरी एरे की क्या आउटपुट आएगी बताओ? मुझे न्यू एरे नहीं करना, जहाँ पे मुझे आउटपुट चाहिए इस एरे की, तो इस एरे की तो आउटपुट मेरे पास 1 2 3 आएगी। और मेरे पास जो न्यू एरे है वो क्या बनेगा? 1 2 3 4 बनेगा। क्यों? क्योंकि सेपरेट ऑपरेटर से इसकी एक कॉपी बन गई है, जो मेरे न्यू एरे के अंदर यहाँ पे स्टोर हो गया 1 2 3 की। और जो मैंने पुश करा है वो अपने न्यू एरे के अंदर करा है। बट सेपरेट ऑपरेटर सिर्फ मेरे जो मेरे ऊपर मतलब कि जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, नेस्टेड नहीं है ना, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मेरा इस एरे के अंदर कोई भी नेस्टेड नहीं है। तो जो ऊपर ऊपर की वैल्यू है उसको कॉपी करता है एंड उसके अंदर डायरेक्टली इसको ऐड कर देगा। बट जब मैं नेस्टेड में कुछ यहाँ पे इस एरे के अंदर लाइक जैसी वैल्यू होती है 3, उसके बाद 1, उसके बाद फिर से ऐसे 2 3, जब नेस्टेड होता है, मैं नेस्टेड में कुछ चेंज करने का ट्राई करती तब मेरा ओरिजिनल एरे भी उससे इफेक्ट होता है। ठीक है, तो मेरा ओरिजिनल एरे इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नेस्टेड कुछ भी नहीं है। ठीक है, एरे के अंदर। तो उसके बाद ये मेरा क्वेश्चन है कॉन्स्ट एरे 1 2 3। तो मैंने एरे डॉट लेंथ को कर दिया 0, तो कंसोल डॉट एरे क्या आएगा बताओ? एरे डॉट लेंथ से लेंथ निकल दिया, एरे डॉट लेंथ को मैंने 0 कर दिया। तो मेरा बताओ कंसोल डॉट एरे क्या आएगा? एम्प्टी एरे आएगा लाइक दिस। ठीक है, तो उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि मैंने लेंथ ही उसकी 0 कर दी है। ओके, तो बेसिकली एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिकली मैंने मैप, फिल्टर और रिड्यूस के बारे में आपको प्रीवियस वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, तो अब ये मैप के बेस्ड आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको एक एरे दिया गया है ये, तो आउटपुट कंसोल के अंदर मैंने एरे डॉट मैप करा है। तो उसके अंदर जितनी भी वैल्यू मेरी इस नम के अंदर आ गई है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, जो नम है, जो भी इस एरे के अंदर जो नंबर है, अगर वो ग्रेटर देन है 1 से, तो मेरा नंबर मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो मेरा वो नंबर क्या है जो 1 हो गया, इसमें से कौन से दो नंबर ऐसे हैं जो 1 से ग्रेटर है? वो है 2 एंड 3। तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2 के साथ, मतलब ये नंबर मेरे बन जाएंगे 4 एंड 6। तो रिजल्ट में बताओ आपके पास क्या आएगा? तो मैंने, आप थोड़ी देर पॉज कीजिए वीडियो को और देखिए इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो मैंने कल आपको बताया था जो एरे होता है बेसिकली आपके ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करने का काम करता है। बट जो आपका एरे बनेगा, आपका न्यू एरे बनेगा, ठीक है, आपका न्यू एरे बनाता है बेसिकली ये, जो आपका न्यू एरे बनेगा उसकी जो लेंथ होगी वो आपका ओरिजिनल एरे जितनी लेंथ होगी, जितना आपका ओरिजिनल एरे होगा उतनी, उसकी जितनी लेंथ है उतनी ही इस एरे के जो न्यू एरे बनेगा मैप की हेल्प से, उसकी उतनी लेंथ होगी। ठीक है, बट यहाँ पे मेरी कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा 1, तो वहाँ पे वो अनडिफाइंड ऐड कर देगा। वहाँ पे अनडिफाइंड ऐड कर दिया, बाकी जगह पे यहाँ पे कंडीशन को जिसने सेटिस्फाई करा तो उसकी वैल्यू मॉडिफाई हो गया 4 हो गई है, और इसकी वैल्यू कितनी हो गया 6 हो गया लाइक दिस। 1 2 3 0 1 2, तो बेसिकली इसकी लेंथ कितनी है अभी 1 2 3 है, और इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3। ठीक है, जिसने सेटिस्फाई नहीं कराया कंडीशन को उसने वहाँ पे ऐड कर दिया है अनडिफाइंड को। ओके, तो लेंथ उतनी ही रहनी चाहिए मैप के अंदर, कहाँ की बात करिए मैप के अंदर की। ठीक है, तो इसके आउटपुट आएगी अनडिफाइंड 4 6। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है फिल्टर के बेस्ड। तो इसके अंदर मेरे पास ऐसे ही एरे दिया गया है, उस पर कंडीशन लगाई है, मुझे सिर्फ वही वाले नंबर चाहिए जो ग्रेटर देन है 1 से। ठीक है, तो फिल्टर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था बेसिकली जे कंडीशन के बेस पे आपका एक न्यू एरे जनरेट करता है। फिल्टर करता है एक न्यू एरे जनरेट करता है, किसके बेस पे? बेस्ड ऑन कंडीशन, बेस्ड ऑन कंडीशन। बट जो इसकी एरे की लेंथ है वो लेस देन हो सकती है या फिर इक्वल टू हो सकती है एरे की लेंथ के। ठीक है, उसकी लेंथ जो फिल्टर से एक नया एरे बनेगा उसकी लेंथ इस एरे के बराबर भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। ठीक है, तो अब जो मेरे पास रिजल्ट आएगा इसकी आउटपुट क्या आएगी? 2 एंड 3 आएगी। ठीक है, इसके अंदर 1 नहीं आएगा क्योंकि वो मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिल्टर की लेंथ इस एरे से कम हो सकती है, बट मेरा जो मैप है उसकी लेंथ मेरे ओरिजिनल एरे की लेंथ के बराबर ही होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बाद मेरा ये क्वेश्चन है बट इज़ द आउटपुट। तो आपने मुझे इसकी आउटपुट बतानी है क्या आएगी। तो मैंने आपको पहले भी पूछा था जी, आप बताओ इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो इसकी आउटपुट बेसिकली क्या आएगी? बेसिकली यहाँ पे प्लस का साइन है, तो 1 2 3 4 ऐसी आएगी आउटपुट। जो 2 3 है वो साथ में ही अटैच हो जाएंगे, इन दोनों में कोई भी कोमा वगैरह नहीं ऐड होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम अपने दो ऑब्जेक्ट को प्लस की हेल्प से कनकैटिनेट नहीं करते हैं, क्योंकि जो इसको एक वैल्यू बना देता है। ठीक है,
तो ये था इसके रिलेटेड क्वेश्चन। तो एक और चीज़ जहाँ पे मैं आपको करवा देती हूँ ऑब्जेक्ट के रिलेटेड, ऑब्जेक्ट को कनकेटिनेट हमने ये सारी चीज़ें कर ली थी। सो ये थे हमारे जो मोस्टली जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चन वो थे। तो आई होप आप लोग मुझे क्वेश्चन समझ में आए हैं, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो हम एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम इन डेप्थ में जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड आउटपुट बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन और देखेंगे जो हमारा पार्ट 4 था। इसके बाद हमारा पास पार्ट 5 भी आएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है सो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, की प्रैक्टिस। तो प्लीज़ अगर आपका ये फर्स्ट वीडियो थी प्लीज़ आप पीछे वाली वीडियो पार्ट 1, 2, 3 वो भी चेकआउट कीजिए, क्योंकि आपको उसके अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो मोस्ट कॉमनली आजकल के इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती हैं। ओके, सो थैंक यू। सो यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है कंसोल डॉट लॉग। आपको दिया गया है यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू का साइन दिया गया है। 0.1 प्लस 0.2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 0.3 के इक्वल टू आएगा जो नहीं आएगा। यहाँ पे आपने ट्रिपल इक्वल टू का यूज़ करा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो टाइप है और वैल्यू वो स्ट्रिक्टली चेक की जाएगी, ठीक है। तो इसकी आउटपुट बताओ मुझे क्या आएगी, क्योंकि ट्रिपल इक्वल टू में आपकी टाइप और वैल्यू दोनों को स्ट्रिक्टली चेक करा जाता है, ठीक है। तो इसके हमारे पास आउटपुट जो आएगी वो हमारे पास फॉल्स आएगी। क्यों फॉल्स आएगी, आप लोग बोलोगे 0.1 प्लस 0.2 करोगे तो 0.3 आएगा, बट यहाँ पे इसकी जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है, डेसिमल में वैल्यू होती है वो 0.00000 समथिंग कुछ ऐसे जाती है, ठीक है। तो दैट्स वाई, क्योंकि हमने ट्रिपल इक्वल टू का यूज़ करा है, दैट्स वाई ये हमारा फॉल्स आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली आपकी पूरी वैल्यू को चेक करेगा, ठीक है। दैट्स वाई इट्स गिविंग अस अ फॉल्स वैल्यू। तो मोस्टली जो न्यू कमर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू का क्या डिफरेंस होता है उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे। आपको एक एरे दे दिया गया है, इसमें से आपने लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना विदाउट यूजिंग द मैथ डॉट मैक्स मैथड, जो हमारा बिल्ड इन मैथड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आपने यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करना है और आपने इस एरे में से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। तो सोचो पहले आपने क्या करना, लार्जेस्ट नंबर कैसे एरे में से निकालते हैं उसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि सभी वैल्यू को कंपेयर करवाना पड़ेगा आपस में, ठीक है। तो देखो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले एक न्यू मैक्स वैल्यू नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम एरे की फर्स्ट वैल्यू को सेव करवा लेते हैं, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को एरे की वैल्यू के साथ कंपेयर करवाएंगे, ठीक है। पहले देखेंगे इसके अंदर क्या है, 3 है। एरे ऑफ 0 के 0 क्या है, हमारा इंडेक्स है, 0 इंडेक्स पे 3 है। क्या हमारा 3 ग्रेटर देन है 3 से, नो इट्स फॉल्स। तो नेक्स्ट वाली वैल्यू के साथ देखेंगे 7 इज ग्रेटर देन है 3 से, तो ठीक है जो हमारा ग्रेटर देन है तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो हमारी जो मैक्स की वैल्यू है फिलहाल के लिए 7 सेट कर देंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद फिर से चेक करेंगे जो हमारा 7 है ग्रेटर देन है 2, सो वेल एंड गुड। तो हमारा 7 की मैक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। उसके बाद फिर चेक करेंगे कि 9 ग्रेटर देन है 2 से, तो यस 7 से, तो हमारा 9 ग्रेटर देन है 7 से। तो हमारी अब मैक्स की वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे 9 के साथ। ऐसे ही हम चेक करेंगे कि हमारा जो 9 है वो ग्रेटर देन है 5 से, अगर ग्रेटर देन है देन हमारी तो मैक्स की वैल्यू को हम वहाँ पे 9 सेट कर देंगे, ओके। तो आपने ऐसे इसकी अप्रोच करनी है। तो मैं इसको आपको करके भी बता दूंगी, बट मैंने ऑलरेडी इस पर डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, ओके। तो चलो करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, कैरे बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कॉन्स्ट जिसके अंदर ऐसे मैं रैंडम कोई वैल्यू ले रही हूँ, ठीक है। तो आप उस वैल्यू के हिसाब से कर सकते हो जो वहाँ पे मैंने दी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं मैक्स, जिसके अंदर एरे की इनिशियल वैल्यू को सेव करवा देते हैं, ओके। तो एरे में से अब वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरे के ऊपर फॉर लूप का यूज़ कर देंगे। लेट आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू एरे डॉट लेंथ से कम होगी और आई का हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे लाइक दिस, ओके। तो इसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़ जो भी आपने, अगर आपकी जो भी आपकी एरे ऑफ आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है आपकी मैक्स वैल्यू से, चेक करनी है जो एरे ऑफ 0 इंडेक्स पे या फिर एरे ऑफ जो इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू आपकी हाई होगी
ठीक है। अगर हाई है दैट इज़ वेल एंड गुड, तो हमने अपनी जो मैक्स की वैल्यू है उसको किसके साथ, एरे ऑफ आई की वैल्यू के साथ अपडेट करवा लेना है लाइक दिस। ठीक है, जो हमारी बेसिकली वैल्यू अपडेट होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी मैक्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग करवा लेंगे अपनी मैक्स वैल्यू को लाइक दिस। ओके, तो चलो चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट वेरिएबल लिखा है, इसकी वैल्यू वेरी करेगी, दैट्स वाई हमें इसे लेट के साथ देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई है, 9 आ गई है सारे के अंदर। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं लार्जेस्ट वैल्यू का लिंक भी आई बटन के क्लिक पे ऐड कर दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ भी इसका सोल्यूशन ऐड कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है आपको इम्प्लीमेंट करनी है आपने डिवाउंसिंग फंक्शन टू लिमिट अ फंक्शनल कॉल। तो डिवाउंसिंग के लिए आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखी है, बट आपने को बोला जाएगा इंटरव्यू के अंदर, अगर आपका फ्रंट एंड का इंटरव्यू हुआ है, हो रहा है, होगा, तो आपको यहाँ पे एक डिवाउंसिंग का फंक्शन को परफॉर्म करने को दिया जाएगा, जिसके अंदर आपके जो फंक्शन कॉल है उसको लिमिट करने को बोला जाएगा। ठीक है, तो उस पर यहाँ पे आप ऐसी एग्जाम्पल दे सकते हो। तो पहले जो जिसको नहीं पता डिवाउंसिंग क्या है, इस पर मैंने डिवाउंसिंग और थ्रोटलिंग पे एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है। ठीक है, तो जिसको नहीं पता उसको बता देती हूँ। जैसे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे बटन है, सर्च से रिलेटेड समझते हैं। ठीक है, ये मेरा ना सर्च बार है, तो मैंने यहाँ पे ना कुछ सर्च करना है, जैसे मैं सर्च कर रही हूँ एस, तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे मैं एस यहाँ पे लिखती हूँ ना, तो मेरे लिए बैकएंड पे रिक्वेस्ट आती है, एपीआई की रिक्वेस्ट आती है। सर्च कर रहे हैं तो सर्च की एपीआई चलेगी, तो एस के लिए पहले के लिए चलेगी, मुझे यहाँ पे लिखना है स्पाइडर, तो पी के लिए जाएगी, फिर रिक्वेस्ट मेरी एस पी के लिए जाएगी, फिर मैं यहाँ लिखती हूँ आई के लिए, तो मेरी अगली रिक्वेस्ट फिर जाएगी एस पी आई के लिए, फिर मैं डी लिखती हूँ तो फिर मेरी रिक्वेस्ट जाएगी एस पी आई डी के लिए, फिर ई लिखती हूँ तो एस पी आई डी ई के लिए, फिर आर लिखती हूँ तो ऐसे ही एस पी आई डी ई आर के लिए। मेरी टोटल रिक्वेस्ट कितनी गई, 1 2 3 4 5 6, तो मेरी 6 टाइम रिक्वेस्ट गई बैक एंड पे। ठीक है, मुझे एक वर्ड सर्च करना था, बट उसके लिए हर वर्ड जो मैं टाइप कर रही हूँ उसके क्लिक एंटर करने पर, जब भी मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ हर बार मेरी रिक्वेस्ट जाती है बैकएंड पे। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है उसको डाउन करता है। ठीक है, और बैकएंड पे लोड भी ज़्यादा होता है, क्योंकि हर वर्ड के लिए मुझे वहाँ पे सर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डिवाउंसिंग का। ठीक है, डिवाउंसिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिवाउंसिंग कैसे यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पे आपने जो स्पाइडर लिखा है, जैसे मैं स्पाइडर लिख रही हूँ, तो मैं एक बार से मैं लिख देती हूँ यहाँ पे स्पाइडर, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही लिख रही थी, बट यहाँ पे हर वर्ड के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने स्पाइडर लिखा। जब मैं थोड़ी देर का पोज लूँगी यहाँ पे, जैसे अब मैंने लिख दिया, अब मैं पोज लिख रही हूँ, तो उसके बाद मेरी इस सारे वर्ड के लिए जो मैंने लिखा है, इसके लिए सिर्फ 1 टाइम मेरी बैक एंड पे क्या जाएगी, एपीआई रिक्वेस्ट जाएगी, सिर्फ एक बार एपीआई रिक्वेस्ट जाएगी। इंस्टेड ऑफ 6 टाइम मेरी सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट आएगी। बेसिकली इसमें चेक करा जाता है कि जब जो मेरा यूज़र है वो एक्शन ट्रिगर करना बंद कर देता है, तब मेरी बैक एंड पे रिक्वेस्ट आए। ठीक है, कुछ मिली सेकंड के लिए जब अपने आप को वो एक्शन लिखना बंद कर देता है, एक्शन परफॉर्म करना बंद कर देता है, तब मेरी एपीआई रिक्वेस्ट आए बैक एंड पे, अदरवाइज नहीं जाए। ठीक है, जब भी वो टाइप करा कुछ नहीं जाए बैक एंड पे रिक्वेस्ट, इसको हम बेसिकली बोलते हैं डिवाउंसिंग। तो बेसिकली जो हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। ओके, तो ये चीज़ होगी, इसको करना कैसे है, देखो यहाँ पे मेरे पास एक बटन है, मेरे बटन पे क्लिक करा मैंने, मल्टीपल टाइम बटन पे क्लिक करी जा रही हूँ, करी जा रही हूँ, करी जा रही हूँ। ठीक है, हर बार बटन की रिक्वेस्ट मेरी बैकएंड पे नहीं जानी चाहिए, सिर्फ कुछ मिली सेकंड के बाद ही बैकएंड पे रिक्वेस्ट जानी चाहिए। तो उसके लिए देखो यहाँ पे हमने एक डिवाउंसिंग का फंक्शन बनाया है ये। ठीक है, डिवाउंस का फंक्शन बनाया, जिसके अंदर मेरे पास ये हेलो नाम के फंक्शन को कॉल करा, और यहाँ पे मैंने टाइम दे दिया है कि इतने टाइम के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, देखो ये मेरे बटन के क्लिक पे, जब मेरा बटन के क्लिक पे जब मैं ऐड मतलब क्लिक करती हूँ, तो डिवाउंस हेलो ये वाला फंक्शन मेरा कॉल होता है, और यहाँ पे मेरे पास डिवाउंस नाम का जो फंक्शन है ये कॉल होगा। ठीक है जी, बेसिकली यहाँ पे मेरा मेन लॉजिक लिखा हुआ है, मेन लॉजिक इस के अंदर, इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक करा तो मेरा डिवाउंस हेलो नाम का फंक्शन कॉल हुआ। यहाँ पे मेरे पास डिवाउंस नाम का जो फंक्शन कॉल होगा उसके अंदर मेरे पास 2 पैरामीटर है, जो एक है से हेलो नाम का, और दूसरा है उसके अंदर कितने डिले कितने टाइम के बाद मेरा फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ से डिबाउंस से यहाँ पे गया मेरे इस मेन फंक्शन के अंदर, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है सी हेलो नाम का, ठीक है। उसके बाद डिले है, तो वहाँ पे मैंने टाइमर सेट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर मैं एक और फंक्शन रिटर्न कर रही हूँ जो क्लियर टाइम आउट करेगा, मतलब जितनी भी मैंने प्रीवियस रिक्वेस्ट भेजी है इस बटन के क्लिक पर, जैसे मैं बटन पर क्लिक करी जा रही हूँ करी जा रही हूँ लगातार करी जा रही हूँ क्लिक, देन क्या करेगा, जो मेरी प्रीवियस सारी रिक्वेस्ट है उनको क्लियर करने का काम करेगा, ठीक है। जब मैं लास्ट में जब क्लिक करूँगी तब मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। और देखो यहाँ पे अब मेरे पास सेट टाइम आउट, और इसके अंदर जो मेरा फंक्शन है, ये वाला जो यहाँ पे में है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फंक्शन है से हेलो का, तो ये वाला फंक्शन मेरा यहाँ पे आके कॉल होगा, और जो डिले टाइम मैंने यहाँ पे रखा होगा उस डिले टाइम के अंदर वो कॉल होगा, अपने आप को कॉल करेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो चीज़ समझ में आए। इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करके डिबाउंसिंग एंड थ्रोटलिंग की वो वाली वीडियो को देख सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीनियर लेवल पर, ये चीज़ पूछी जाती है, और जो न्यू कमर है उनसे बस पूछा जाता है डिबाउंसिंग क्या होती है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, ओके। तो यहाँ पे फंक्शन रन ओनली वंस, फंक्शन सिर्फ एक बार रन होगा आफ्टर द यूज़र स्टॉप क्लिकिंग फॉर अ 1 सेकेंड, जब भी आपका यूज़र है कुछ टाइम के लिए आपके जो बटन है या फिर एक्शन परफॉर्म करना बंद कर देता है, जो आपने टाइम दिया होता है उतने टाइम तक, ओके। तो वो होती है हमारी डिबाउंसिंग। आई होप आप लोगों को डिबाउंसिंग समझ में आ गया है अब क्या होता है। तो उसके बाद हमारे पास आता है आपने क्रिएट करनी है डीप कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपने डीप कॉपी को का कॉन्सेप्ट है पिछली वाली वीडियो के अंदर, हम पार्ट 4 के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर हमने शैलो कॉपी को डिस्कस करा था, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन आया है डीप कॉपी का। तो आपको बोला गया है कि आपने क्रिएट करनी है डीप कॉपी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, जो आपके पास ऑब्जेक्ट है इसकी डीप कॉपी करनी है, ठीक है। तो शैलो कॉपी के लिए हम बेसिकली 3 डॉट का यूज़ करते हैं। जब आपने डीप कॉपी करनी होती है देन आप क्या करते हो, डीप कॉपी का मतलब क्या होता है कि आपने जो नेस्टेड एलिमेंट भी है ना यहाँ पे उन सभी का रेफरेंस पॉइंट भी चेंज करना है, ठीक है। डीप कॉपी का मतलब क्या होता है कि आपके जितने भी यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टेड एलिमेंट है उन सभी की रेफरेंस, जो नेस्टेड में एलिमेंट है उन सभी की रेफरेंस को भी अलग करना है, उसकी रेफरेंस भी चेंज करनी है, ठीक है। वहाँ पर हम डीप कॉपी का यूज़ करते हैं, मतलब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट आपने नया ऑब्जेक्ट या एरे बनाना होता है, देन वहाँ पर आप डीप कॉपी का यूज़ करते हो, जहाँ पे आपने कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एरेज ऑब्जेक्ट बनाना होता है, एरेजा ऑब्जेक्ट बनाना होता है जिसके हम नेस्टेड में भी कुछ भी चेंज करें तो मेरा ओरिजिनल जो एरे है जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज ना हो, ठीक है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जो हमारा ओल्ड मेथड है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जेसन डॉट पार्स, और जेसन, इस चीज़ को मैं थोड़ा रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। सो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई के अंदर जब आप यहाँ पे अपना इसका यूज़र जो भी आपका ऑब्जेक्ट है या एरे है उसका यहाँ पे नाम दे दो, तो वो आपका एक नया एरे आपको बना के दे देगा, ठीक है। डीप कॉपी का बेसिकली, ठीक है। तो इसका जो न्यू मेथड अभी हमारे पास आया है वो आया है स्ट्रक्चर्ड क्लोन। आपको ये सारी चीज़ें लिखने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं, जस्ट आप स्ट्रक्चर्ड क्लोन लिखोगे और अपना जो एरे या ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे पास कर, तो ये भी आपको एक डीप कॉपी बना के दे देगा आपकी ऑब्जेक्ट या एरे की, ठीक है। तो मैं आपको इसको करके बता देती हूँ। तो इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके पास ये क्या है, एक एग्जांपल है जिसकी हमने क्या बनानी है, नेस्टेड कॉपी बनानी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ लिख सकते हो आप डीप कॉपी इज इक्वल टू स्ट्रक्चर्ड क्लोन के अंदर हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको पास कर देंगे लाइक दिस, ओके। तो हम इसको रन करते हैं, ओके। कंसोल डॉट लॉग करवाना है, डीप कॉपी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास ये कॉपी बन गया, ओके। जब हम इसके नेस्टेड के अंदर कुछ चेंज करेंगे लाइक दिस, मैं यहाँ पे कुछ चेंज करती हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस डॉट सिटी को मैं दिल्ली की जगह मुंबई करना चाहती हूँ,
तो मैंने मुंबई करा, तो अब हम देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी सिटी चेंज हो गई है मुंबई। और जब मैं यहाँ पे चेक करती हूँ अपनी ऑब्जेक्ट को, तो उसमें भी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हो जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसके अंदर अभी भी जो मेरी यहाँ पे चेंज तो नहीं होनी चाहिए। ओके। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर ही चेंज कर दिया, मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं करना है, तो इसीलिए वो उसके अंदर चेंज हो गया। यहाँ मुझे डीप कॉपी लिखना है, ठीक है, डीप कॉपी के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लोन बनाया ना इसका नया। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर सिटी अभी भी दिल्ली है, और जो मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट है डीप कॉपी वाला उसके अंदर सिटी चेंज हो गया मुंबई। ओके, अगर यही सेम चीज़ मैं किसके साथ करती, अपने शैलो कॉपी के साथ करती। यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ इतनी चीज़ को। तो यहाँ पे ना मैं शैलो कॉपी बनाती हूँ इसकी, ठीक है। तो बेसिकली जो मेन डिफरेंस माना जाता है इसके अंदर, कॉन्स्ट शैलो कॉपी तो इज इक्वल टू, यहाँ पे शैलो कॉपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 डॉट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं अपना ऑब्जेक्ट लिख दूँगा लाइक दिस, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे शैलो कॉपी के अंदर मेरे पास डॉट एड्रेस डॉट जो सिटी है उसको मैं अभी कर देती हूँ गोवा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग में देखो जो आपकी शैलो कॉपी है। अब देखो शैलो कॉपी और ऑब्जेक्ट की वैल्यू दोनों की चेंज होती है या नहीं होती है, ठीक है। डीप कॉपी में तो नहीं हुआ था आपका ऑब्जेक्ट चेंज। लाइक दिस। तो आप देख सकते हो कि यहाँ शैलो कॉपी में तो आपका सिटी गोवा आ गई है, एज वेल एज जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी आपकी क्या हो गया, सिटी चेंज हो गई है, ठीक है। क्योंकि जो नेस्टेड होते हैं शैलो कॉपी के अंदर उसका रेफरेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डीप कॉपी का यूज़ करते हैं, क्योंकि डीप कॉपी आपके जो नेस्टेड होते हैं उनका रेफरेंस पॉइंट भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। जब आप उसके नेस्टेड में कुछ चेंज करते हैं तो ओरिजिनल एरे को वो इफेक्ट नहीं करता है, बट शैलो में करता है। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग शैल डीप कॉपी टू कंप्लीट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट और एरे बनाने के लिए। ओके, तो आई होप आप लोगों को मुझे समझ में आया डीप कॉपी और शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसके अंदर बाद हमारे पास ये एग्जांपल है, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, आपने कन्वर्ट करना है फंक्शन टू स्पॉट अ करिंग, ठीक है। करिंग की हेल्प से इस वाले फंक्शन को हैंडल करना है आपने, ठीक है। बेसिक करिंग क्या होती है, करिंग के अंदर आपके पास क्या होता है, मल्टीपल आर्गूमेंट होते हैं, ठीक है। फंक्शन के पास मल्टीपल आर्गूमेंट होते हैं, उन सभी आर्गूमेंट को हैंडल करने के लिए आपको हर यानी कि हर एक जो आपके पास आर्गूमेंट है उनको हैंडल करने के लिए आपको एक नया फंक्शन रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है। लाइक जहाँ पे देखो आपके पास 1 2 3 पैरामीटर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पैरामीटर भेजने भी पड़ेंगे लाइक दिस जी, ऐसे भेजने पड़ेंगे ना, ऐसे भेजते हैं आप। तो इसके लिए आपके पास कॉमन फंक्शन है, बट मुझे चाहिए रियूजेबल, इसको मैंने रियूजेबल बनाना है और थोड़ा अच्छा बनाना है। तो करिंग की हेल्प से अगर आपने बेसिकली करना है, देन आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू में पर्सनली जो मिस से क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू के अंदर, जैसे मेरे पास ये फंक्शन है, मतलब ऐसे पूछा गया था कि आपने ऐड फंक्शन को कॉल करना है जिसके अंदर आपके पास ऐसे वैल्यू दी हुई है, ऐसे वैल्यू आपकी नहीं दी हुई है, इस सभी वैल्यू को आपने ऐड करना है, ठीक है। ऐड 2 3 4 ऐसे आपको वैल्यू दी गई, इनको ऐड करना है। बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको ऐसे कोई भी इंटरव्यू दिया जाए, इंटरव्यू ऐसी वैल्यू देता है ऐड करने के लिए, देन ये कॉन्सेप्ट होता है आपका करिंग का। किसका कॉन्सेप्ट होता है, करिंग का होता है, ठीक है। तो इसको अब करना कैसे है देखो। तो इस चीज़ों को मैं एक्स्ट्रा थिंग्स को मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, इसको रिमूव करने के लिए तो मुझे दे दिया उन्होंने, इसको ऐड करना है 2 3 4। बेसिकली हम यहाँ पे ऐसे करते हैं ऐड 2 3 4, ठीक है। कौन करेंगे कॉन्सेप्ट आपको पता चलिए, तो आपको ऐसे वैल्यू दी गई, ठीक है। तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे ऐड नाम का, जिसके अंदर हम फर्स्ट वैल्यू इसको भेजेंगे ए को, ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे बेसिकली रिटर्न करेंगे एक नया फंक्शन, और इसके अंदर हम अपनी नेक्स्ट वैल्यू बी को रिटर्न करेंगे, और इसके बाद हम एक नया फंक्शन बनाएंगे
देखो हर फंक्शन, हर वैल्यू के लिए, हर आर्गुमेंट के लिए हम यहाँ पे एक नया फंक्शन बना रहे हैं, सभी के पास सिंगल सिंगल वैल्यू जा रही है, ठीक है 4। तो इसके बाद जस्ट हम रिटर्न कर देंगे आपका a प्लस बी प्लस सी को लाइक दिस। ओके, तो ये बेसिकली हमारी किसकी, करिंग की एग्जाम्पल बन जाती है, ठीक है। तो मैं इसको करके भी आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप जस्ट इसको किसकी हेल्प से करते हो, मैप की हेल्प, सॉरी एरो फंक्शन की हेल्प से करते हो, देन आपने जस्ट कुछ नहीं करना, यहाँ पे कॉन्स्ट एड ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी, जस्ट ऐसे एक सिंगल लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको करके बता देती हूँ इसको। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे एग्जांपल है, तो इसको मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ। तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारी करिंग की एग्जांपल बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे आपके पास एक ऐड है, फंक्शन को आप पुल करिए 10 20 30। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ मैं यहाँ पे एक आर्गुमेंट यहाँ पे पास करती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न करती हूँ एक नया फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, या फंक्शन का नाम देना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एनोनिमस फंक्शन यहाँ पे पास कर रही हूँ जिसके अंदर वैल्यू कर रही हूँ बी। उसके बाद एक फंक्शन और बना रही हूँ मैं जिसके अंदर वैल्यूज पैरामीटर सी पास कर रही हूँ, इसको मुझे रिटर्न करना है लाइक दिस। और इसके अंदर मैं इस वैल्यू को कर सकती हूँ ऐसे। ओके, तो अब चेक करते हैं। ओके, कंसोल डॉट लॉग भी करवाना पड़ेगा ना इसको, कंसोल डॉट लॉग दिस। तो आप देख सकते हो आपके पास क्या आ गया है, 60 आ गया है, ठीक है 60 आ गया है। अगर आप इस सेम चीज़ को किसकी हेल्प से करना चाहते हो, एरो फंक्शन की हेल्प से करना चाहते हो, देन आप यहाँ पे जस्ट ऐड और ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी, इस सभी लिखने की बजाय आप जस्ट ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 1 लाइन ऑफ कोड भी लिख सकते हो, रिटर्न करते हैं तब भी आपके पास 60 आएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को करिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ठीक है। तो ये मैं एग्जांपल भी इसके साथ ऐड कर दिया, इसको पोस्ट करके भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लैटन एंड नेस्टेड एरे विदाउट यूजिंग द फ्लैट। तो आपके पास एरे दिया गया है, इसको आपने फ्लैटन करना है इस नेस्टेड एरे को विदाउट यूजिंग द फ्लैट। तो आपने यहाँ पे फ्लैट बिल्ड इन मेथड होता है उसको यूज़ नहीं करना है। बेसिकली फ्लैटन का मतलब क्या होता है, जो आपके पास नेस्टेड चीज़ें आ रही हैं इन सभी को एक सिंगल एरे के अंदर लिखना है, जैसे लाइक 1 2 3 4 5 6 ऐसा बनाना है इस एरे को, ठीक है। बट आपने वहाँ पे किसका, फ्लैट का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप फ्लैट की हेल्प से करें तो एरे डॉट फ्लैट मेथड लगाओगे, उसके अंदर एरे पास करो तो ऑटोमेटिकली आपको फ्लैटन बना के दे देगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम इसको किसकी हेल्प से, हमें फ्लैट तो यूज़ करने को मना कर दिया, आप हम इसको करेंगे रिकर्जन की हेल्प से। किसकी हेल्प से करेंगे, रिकर्जन की हेल्प से करेंगे। फंक्शन जब भी आपको दिखे कि आपका जो जे एरे है इसके अंदर ऑलरेडी एरे है, देन आपने फिर से उसको दोबारा से रिकर्जन करनी शुरू, मतलब दोबारा इस फंक्शन को कॉल करके रिकर्जन की हेल्प से करना है, ठीक है। तो इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो इसको करते हैं अभी। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी इसकी ऐड कर दी है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आपको करके बता देती हूँ। तो ये है, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड करी हुई है इसकी। तो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ जो होगी हमारी, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। तो हमारी ये फ्लैटन एरे की एग्जांपल है। तो यहाँ पे मेरे पास एक नया जी मैंने एक वेरिएबल बनाया है, एरे बनाया है नया, जिसके अंदर हम फ्लैटन एरे को सेव करवाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो फोर ऑफ, यहाँ पे मैंने फोर ऑफ का यूज़ करा है, फोर लूप का यूज़ ना करके फोर ऑफ का यूज़ करा है। बेसिकली फोर ऑफ क्या होता है, वैल्यू निकालने में हमारी हेल्प करता है एरे में से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो मेन कंडीशन है ये वाली है, इफ़ एरे डॉट इज एरे के अंदर जितने भी ये आइटम है अगर वो एरे है, देन मेरे पास जो फंक्शन है मेरा ये वाला फंक्शन है, इसको दोबारा से कॉल करना है, ठीक है। दोबारा से कॉल करना है, अगर उसके अंदर वैल्यूज़ है तो उस वैल्यूज़ को हमने रिजल्ट के अंदर पुश कर देना है, ठीक है। उस वैल्यू को हमने रिजल्ट के अंदर पुश कर देना है। तो यहाँ पे मेरे पास वो रिजल्ट हमने रिटर्न करवा देना है, ओके। तो जब भी देखो पहले वन वैल्यू यहाँ पे पूछो या पूछो मतलब पहले उसने चेक करा कि जो वन है, पहले वन था फर्स्ट टाइम जब मेरे लैब मतलब इस पे लूप चलेगी तो उसने चेक करा वन, वन क्या मेरा
एरे है, नो जो एरे नहीं है तो मेरे को रिजल्ट के अंदर पुश कर देगा उस वैल्यू को, ठीक है। उसमें चेक करा टू, टू देखो अब नए एरे बन रहा है उसके अंदर है, तो फिर से इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू को गेट करेंगे, ठीक है। फिर मेरा यहाँ पे दिखेगा टू, टू मेरी वैल्यू है सेकंड टाइम, फिर वो उसके अंदर पुश कर देगा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से लूप चलेगी, तो चेक करेगा जो मेरा थ्री है वो उस फिर नए एरे के अंदर है, फिर से मेरी लूप चलेगी यहाँ पे, क्योंकि फिर यहाँ पे इसको कॉल करा जाएगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, फिर स्टार्टिंग से जो सारा प्रोसेस होती जाएगी, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो मेरी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, जो आई बटन के क्लिक पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी ऐड कर दी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है रिवर्स स्ट्रिंग विदाउट रिवर्स। आपने रिवर्स मेथड का यूज़ नहीं करना है बट स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। लेट मैं एक नया न्यू स्ट्रिंग ले लेती, रिवर्स स्ट्रिंग ले लेती हूँ, str ले लेती हूँ लाइक दिस, ठीक है। इसको रिवर्स करने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, तो लेट आई इज इक्वल टू एरे, और सॉरी स्ट्रिंग है ना यहाँ पे, स्ट्रिंग डॉट लेंथ, हम जो ये हमारा स्ट्रिंग लूप है इसको हम पीछे से चलाना स्टार्ट करें, क्योंकि हमें पीछे रिवर्स करना है, हमें ऐसे चाहिए HLLH ऐसा चाहिए, तो पीछे की वैल्यू आगे चाहिए, तो उसके लिए हम रिवर्स में इसको चला देंगे। तो आई की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू होनी चाहिए 0 से, आई को हम माइनस माइनस करते जाएंगे लाइक दिस, और यहाँ पे मेरे पास जो रिवर्स है, रिवर्स स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू, तो मेरा कर देंगे हमारे इसके अंदर एस टी आर को प्लस करते जाएंगे, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हैं अपने रिवर्स स्ट्रिंग को, ठीक है। रिवर्स स्ट्रिंग को यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल भी ऐड कर दी है, तो देख सकते हैं आपके स्ट्रिंग लेंथ पीछे से स्टार्ट करना है बेसिकली इसको, और यहाँ पे आपने एक थर्ड वेरिएबल सेकंड वेरिएबल लेना है जिसके अंदर आप अपने रिवर्स वाले वेरिएबल को स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। तो इसको कर लेना एक बार आप, ये सिंपल क्वेश्चन है जो फ्रेशर है उनसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इंटरव्यू के अंदर। तो उसके बाद यहाँ पे मेन क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो क्या है, मैप वर्सेस फॉर ईच। मैप वर्सेस ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये दोनों चीज़ें हमारे एरे की वैल्यू को गेट करने के लिए, या मॉडिफाई करने के लिए, या ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं हम मैप और फॉर ईच को, ठीक है। मैप बेसिकली आपको एक नया एरे रिटर्न करता है, ठीक है। बेसिकली क्या करता है, एक नया एरे रिटर्न करता है सेम लेंथ का, ठीक है, जितनी आपकी एरे की लेंथ है, ठीक है। बट फॉर ईच नो रिटर्न जस्ट लूप, अगर फॉर ईच आप यूज़ कर रहे हो, जो जस्ट क्या करता है, आपके जो एरे के अंदर एलिमेंट उन सभी पे लूप लगाने का काम करता है, उसमें कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न या एरे रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। तो मेन जो इसका डिफरेंस होता है, जैसे मैंने एरे पे मैप लगाया तो उसको मल्टीप्लाई करा, इसकी वैल्यू को जितनी भी एरे के अंदर वैल्यू उन सभी को मल्टीप्लाई करा टू के साथ, तो मुझे एक नया एरे बना के दे देता है मैप। बट फॉर ईच मुझे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, वो मुझे अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे फॉर ईच का यूज़ करा, बेसिकली फॉर ईच आपने याद करना है, कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करता है, जस्ट लूप लगाने का काम करता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है हाउ टू रिमूव द डुप्लीकेट फ्रॉम द एरे। आपने एरे में से कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू मतलब डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना है, तो वहाँ पे हम कॉन्स्ट 1 2, ये आपके पास एरे दिया है जिसके अंदर 1 2 2 3 ये वैल्यू है, और इसमें से यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो न्यू सेट की हेल्प से आप कर सकते हो। बट अगर आपको बोला जाए कि बिल्ड इन मेथड का या सेट का यूज़ नहीं करना है, तो उस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आई बटन के क्लिक पे जाके आप चेक कर सकते हो, ओके। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है इवेंट डेलीगेशन। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इवेंट डेलीगेशन का क्वेश्चन है। तो इवेंट डेलीगेशन क्या होता है, बेसिकली आप देख सकते हो जहाँ पे आपके पास पेरेंट है, उसके उसके अंदर उसके मल्टीपल चाइल्ड है, बटन मल्टीपल बटन चाइल्ड है 1 2 3, ठीक है। तो अब क्या है कि हमें यहाँ पे मैंने इस बटन के क्लिक पे सेव करवानी है आइटम, इसके क्लिक पे डिलीट करवानी है, इसके क्लिक पे एडिट करवानी है, ठीक है, इसके क्लिक पे सेव करवानी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बटन के क्लिक पे इवेंट लगाना पड़ेगा, इसके क्लिक पे भी इवेंट लगाना पड़ेगा, इसके क्लिक पे भी, इसके क्लिक पे। मान लो अब मेरे पास यहाँ पे 10-15 बटन है, उन सभी के क्लिक पे मैंने कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, उन सभी पे मुझे इवेंट लगाना पड़ेगा। इवेंट तो लगाना ही पड़ेगा अगर बटन के क्लिक पे कुछ परफॉर्म करवाना है।
तो इवेंट डेलीगेशन क्या बोलता है, मतलब आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इवेंट डेलीगेशन क्या बोल रहा है, हर चाइल्ड के ऊपर आपको इवेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर इवेंट के ऊपर आपको इवेंट लगाने की, हर जो भी आपने जिस भी फंक्शन के क्लिक पे, मतलब जिस भी बटन के क्लिक पे आपने एक्शन परफॉर्म करना है, उन सभी पे इवेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने क्या करना है, जो उसका पेरेंट है उस पर आप क्या लगा दो, कॉमन इवेंट लगा दो। ठीक है, उस पर क्या लगा दो, आप कॉमन कॉमन इवेंट लगा दो, जिसकी हेल्प से आपके अंदर वाले एक्शन परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द इवेंट ऑन ईच चाइल्ड एलिमेंट, वी हैव टू अप्लाई द इवेंट ऑन अ कॉमन पेरेंट। ठीक है, जो उसका कॉमन पेरेंट है उस पर हम इवेंट लगा देंगे, एक इवेंट लगेगा फिर इसके ऊपर। ठीक है, हमें मल्टीपल इवेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही इवेंट लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको हैंडल कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे देखो आपका ये डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर पेरेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ऐड इवेंट लिस्टनर जब भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हम देखो जितने भी यहाँ पे इनके एक्शन हैं, एक्शन डाटा एक्शन क्या है, सेव करना है, डिलीट करना है, एडिट करना है। ठीक है, आप आईडी के साथ भी कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो हमने यहाँ से इनका डाटा एक्शन है ना, इसको हमने यहाँ से गेट कर लेना है, ई डॉट टारगेट डाटा सेट डॉट एक्शन, उसको हमने यहाँ पे गेट कर लिया है। चेक करना अगर उनका एक्शन सेव है तो सेव क्लिक करवा देना है। ठीक है, एक्शन अगर डिलीट है तो डिलीट करवा दो, अगर एडिट है तो एडिट करवा दो। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही इवेंट लिस्टनर लगाया है, तो उसकी हेल्प से ही हम सारे एक्शन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं उसके चाइल्ड के। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है डेलीगेशन, इवेंट कैप्चरिंग क्या होता है, बबलिंग क्या होता है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन, तो उनको एक बार आप चेक कर लेना, इवेंट बबलिंग एंड कैप्चरिंग। ठीक है, जो फ्रंट एंड के इंटरव्यू में चीज़ें पूछी जाती है डेलीगेशन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। इवेंट डेलीगेशन बेसिकली क्या होता है, आपको जितने भी पेरेंट हैं उन सभी पे इवेंट लगाने के, हमने यहाँ पे किसी पे इवेंट नहीं लगाया, सिर्फ कॉमन पेरेंट पे लगाया है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी। तो उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन द फोर इन एंड फोर ऑफ। फोर ऑफ अभी हमने जो हमारा नेस्टेड एरे वाला क्वेश्चन था वहाँ पे हमने फोर ऑफ का यूज़ करा। ठीक है, फोर ऑफ बेसिकली ये करता है, आपके पास कोई एरे है 1 2 3 4 5, अगर आपने इस एरे में से, इसकी इंडेक्स वैल्यू होती है 0 1 2 3 4, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने इस एरे में से वैल्यू को निकालना है, अगर वैल्यू को निकालना है देन आप यूज़ करोगे वहाँ पे फोर ऑफ का। ठीक है, ये मेरा एरे है, तो आप फोर आइटम ऑफ एरे की जितनी भी आपकी वैल्यूज़ होगी वो इस आइटम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, बट अगर आपने इस एरे में से सिर्फ उसकी इंडेक्स वैल्यू को निकालना है, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू को निकालना है, देन आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो फॉर इन का, फॉर इंडेक्स इन एरे या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका फॉर इन है वो, मतलब इसको आप ऐसे बोल सकते हो की वैल्यू को इंडेक्स, अगर ये बेसिकली जो हमारा फोर इन है वो हमारा ऑब्जेक्ट और की, ऑब्जेक्ट और एरे दोनों के साथ डील करता है। अगर ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहा है तो आपकी की वैल्यू को निकालेगा, की को निकालेगा, अगर आप एरे के साथ डील कर रहे हो फोर इन में तो आपकी वो इंडेक्स वैल्यू को निकालेगा। ठीक है, बट फोर ऑफ सिर्फ आपका एरे के साथ डील करता है, फोर ऑफ सिर्फ आपका किसके साथ, एरे के साथ डील करता है। ओके, सो ये सारे क्वेश्चन थे जो हमसे जावास्क्रिप्ट के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो 5 पार्ट्स हो गए हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने HTML CSS के बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन करे थे एडवांस लेवल तक। उसके बाद हमारे पास, थोड़ा मैं इसको साफ कर देती हूँ, आई होप आप लोगों को फोर इन और फोर ऑफ में डिफरेंस समझ में आया है। ठीक है, तो बेसिकली अब हम फोर लूप का बहुत कम यूज़ करते हैं, फोर इन और फोर ऑफ का ही करते हैं। ठीक है, यूज़। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या करा है, हमारे पास जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने HTML CSS के इंटरव्यू क्वेश्चन करे थे बेसिक टू एडवांस लेवल तक। ठीक है, और हमारे पास पार्ट 2 था जो बेसिकली आजकल इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए कि आपको इन डेप्थ कितनी नॉलेज है। सेकंड पार्ट के अंदर हमने CSS और जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन करे थे।
ठीक है, जिसके अंदर हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट करे थे कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है, वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस करी थी। हमारे पास पार्ट 3 था जिसके अंदर भी हमने इन सभी चीज़ों को डिस्कस करा था, जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस लेवल के, ठीक है, जो पूछे जाते हैं, थ्योरी पार्ट, उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स। पार्ट 4 के अंदर हमने बेसिक जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में हमसे पूछे जाते हैं, बेसिक एंड एडवांस लेवल के, वो सारे हमने उसके अंदर डिस्कस करी है। और पार्ट 5 के अंदर जितने भी एक्सपीरियंस डेवलपर से या फिर जो इंटरमीडिएट डेवलपर होते हैं, मीडियम लेवल के डेवलपर होते हैं, मिड डेवलपर बोलते हैं जिनको, उनसे जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हमने पार्ट 5 के अंदर कवर कर लिए हैं। ओके, तो अगर आपको लगता है कि कोई भी और क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड प्लीज़ इस सभी को आप, इन सभी जितनी भी वीडियो, इन सभी को चेक करो, आपको कोई ना कोई न्यू चीज़ सीखने को मिलेगी। ओके, सो थैंक यू वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू गेट any help from this video. Thank you.